director of the Chaudhary coaching classes. He is having proficiency in chemistry, experience of total 17 years, and he is qualified from MSc Organic Chemistry. Secondly, the Professor Vikas Dikshit sir, designation is chemistry teacher. He is having proficiency in organic chemistry, experience 10 years, and qualification is in MSc Applied Chemistry. Thirdly, I would like to introduce Dr. Syed Imran sir. He is having designation in botany, proficiency in plant science. He is having experience of total 13 years, qualification PhD. Thank you, sir. Next, I would like to introduce Dr. Gajanan Bua Kulkarni, sir. He is having designation in zoology, proficiency in zoology, experience of total 13 years, qualification BHMS MD. Thank you, sir. Next, I would like to introduce Professor Bharat Radhi, sir. Designation physics teacher, proficiency in physics, experience total of 8 years. He is qualified from BTech IIT Kharagpur. Thank you, sir. Next, I would like to introduce Professor Om Kotre, sir. He is having proficiency in physics subject, experience of 5 years, and is qualified from BTech Mechanical Engineer. Thank you. Next, I will move on. Professor Krishna Mishra, sir. He is having proficiency in physics, experience of total 8 years, and is qualified from MTech Master Trainer IIT Bombay. Next, Tanzim Chaudhary, sir. He is having proficiency in math subject, experience of total 10 years, qualification BE MBA. Next, okay, sir. Next, Professor Shamal Gawande, sir. He is having proficiency in math, experience of total 5 years, qualification BTech Mechanical Engineer. Now I'd like to welcome the director of the Chaudhary coaching classes, Wasim sir, to move on the meeting of parents teacher. आप सभी लोगों का चौधरी कोचिंग क्लासेस की तरफ से वार्म वेलकम और स्वागत। ये हमने पहले ही क्लियर कर दिए थे कि अपनी पेरेंट मीटिंग थोड़ी हम 40 to 45 मिनट्स में क्लोज करेंगे। इस वजह से मैडम ने भी काफी स्पीड से आपको इंट्रोडक्शन दी। ठीक है, तो कारण ये था उनको ऊपर से ऐसे दिशा निर्देश दिए गए थे कि हमको ये जो फॉर्मेलिटी का दौर है जल्दी निपटना है और जो मेन काम की बात है वो हम करेंगे अभी आपसे। तो अभी आपके सामने एक स्क्रीन लगी हुई है, इसके अंदर थोड़ा सा इमरान सर, बुआ सर, आप थोड़ा सा चेयर कर लो या तो सामने ले लो, थोड़ी 2 चेयर सामने, कोई दिक्कत नहीं। अभी थोड़ी देर से प्रोग्राम समझाने के लिए तंजीम सर भी आ गया। थोड़ा सा एक काम हो सकता है, ये सभी चेयर सामने ले लो नीचे बेटा। ये एक्चुअल में जो प्रोजेक्ट है जो आपको समझा, अब इसको जूम इन कर लो। ये सभी टीचर्स को यहाँ पे इसलिए बिठाया गया था क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो है इस मीटिंग को अपने घर से देख रहे हैं। ये मीटिंग दोनों मोड में थी और ये एक फर्स्ट टाइम हुआ अपने कोचिंग इंडस्ट्री में कि एक ही मीटिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में चल रही है। ठीक है, जैसे आपके बच्चों को क्लासेस चलते हैं। अब वापस से हम ये स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब पेरेंट्स को सिर्फ ये स्क्रीन दिखेगी और एक जो पेरेंट देख रहे हैं मीटिंग के एंड में ये कैमरा पूरा 360 डिग्री घुमा देना ताकि पेरेंट्स को दिखे जो घर से देख रहे हैं कि कितने सारे पेरेंट्स मीटिंग को ऑफलाइन एक्चुअल अटेंड कर रहे हैं इन द हॉल। तो हमने इसलिए जूम ये सब टीचर्स यहाँ रखे थे कि जो पेरेंट्स घर से देख रहे हैं उन सभी को टीचर्स भी दिखना चाहिए। अदरवाइज ये कैमरे की सेटिंग इस तरह से होती है कि इससे बच्चों को सिर्फ ये स्क्रीन दिखती है, इस वजह से लिखे हुआ काफी अच्छे से दिखता है। नॉर्मल कैमरास के अंदर कोई वॉल दिखेगी, सब टीचर दिखेंगे तो दिखने में दिक्कत जाती है। चलो ये तो टेक्निकल पॉइंट था। मैं तो हमारे फीचर्स पर इसको थोड़ा सा ये ऐसा कर दो, नहीं इसको ऐसे ही रखो। हाँ ठीक है। तो हम फीचर्स पर आते हैं। चौधरी कोचिंग क्लासेस की तरफ से वापस प्रीमियम फैसिलिटी क्लासेस। हाँ ठीक। चौधरी कोचिंग क्लासेस की तरफ से
ये मीटिंग लेने का मेन मैं तात्पर्य समझाता हूँ, ये दो है। नंबर वन ये कि अब तक के हमने 19 अप्रैल से जो क्लास स्टार्ट करे है ना, तो उसमें उससे लेके अब तक हमने क्या करे आज के तारीख तक है ना, मेरे ख्याल से 10 जुलाई 10 ही नहीं 11 मतलब क्या टीचर लोगों को ऑनलाइन ध्यान नहीं रहता, डेट खुद चल रही है ना, संडे हो मंडे को समझते नहीं, बस क्लासेस दिन भर चल रही। तो 19 अप्रैल से हमारी आपके बच्चों को लेके क्लासेस शुरू हुई और 11 जुलाई तक आज के तारीख तक क्या क्लास की तरफ से किया गया, इसकी थोड़ी सी कल्पना, थोड़ा सा एक आइडिया जो है पेरेंट्स को होना चाहिए, है ना। क्योंकि अभी पेरेंट्स के मन में कंफ्यूजन है कि अभी सब क्लासेस बंद होंगे, एजुकेशन रुके हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस एजुकेशन बंद वाली जो चेन इसको तोड़ना पड़ेगा ना, नहीं तो हमारी आने वाली जनरेशन कैसी बनेगी, कहाँ मतलब कहाँ टैलेंट रहेगा, कहाँ पे। अभी देखो ना कितना रिलेक्टेंस, यानी कितना बच्चों का स्कूल जाने को लेके मन बदलते गए है ना, मतलब हम ऐसे मॉडर्न एजुकेशन के दौर में चल रहे हैं कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी ग्राम पंचायत में ठहराव लेना पड़े, उनको स्कूल भेजो करो। तो ऐसे ही चलते रहा और साल 2 साल तो हम बड़े लोग हैं, पर जो बच्चे छोटे होते हैं वो नहीं समझ पाएंगे ना खुद का कितना लॉस करते हैं, क्योंकि ऐसी कोई पैंडेमिक नहीं है अपने दुनिया में कि जो एक वक्त के बाद खत्म नहीं होती। पर ये सारी पैंडेमिक के दौर से निकल तो भले जाएंगे हम, पर ये जो फिर एजुकेशनल पैंडेमिक आएंगे इसका क्या होगा, और जब यही बच्चे आगे चल के डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो अपना देश का क्या होगा। तो सब बातों को सोचने के लिए जो ब्रेक द चेन जो प्रोजेक्ट क्लास के तरफ से चलाया जा रहा है वो ये है कि हम चाह रहे हैं कि बच्चों ने अभी कोरोना के सारे जो प्रोटोकॉल है प्रिकॉशन के वो फॉलो करते हुए भी अपने एजुकेशन को जारी रखना चाहिए। जो बच्चे क्लास पर आके पढ़ सकते हैं क्लास पर आके पढ़ना चाहिए, जो नहीं पढ़ सकते कम से कम घर पर रह के भी इस तरह से पढ़ना चाहिए कि क्लास में बैठने की फीलिंग आए। अगर ऑनलाइन एजुकेशन तो आपको अच्छे से पता है कि आपके बच्चों ने 10वीं तक के किस तरह से पढ़े और आपके टीचर्स ने किस तरह से पढ़ाया, और कितने सारे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे उसके मीम्स भी बन गए कि एजुकेशन वाली पीढ़ी कैसी ऐतिहासिक करती है। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है, मेरा मेन ये मोटो था कि मीटिंग का आपको जो दो कारण बताना था। पहला ये कि हमने अब तक के क्या करें हम आपको समझा के दे दें, उसके लिए हमने प्रेजेंटेशन बनाए ताकि आपको सारी चीजें दिखाई दे मेरे बोलने के साथ साथ। और दूसरी ये चीज है क्या ये जो बैच है इस बैच को लेके हमने अगले 2 साल के लिए लेके क्या टारगेट प्लान करें, वो चीज पेरेंट्स को भी शुरुआत में समझा के दिए तो आप अच्छे से सोच सकते हैं कि ये प्लान कितना सही और कितना गलत है। क्योंकि अगर मैं आपको 6 महीने बाद 8 महीने बाद समझा के देता था तो आप सभी पेरेंट्स का एक क्वेश्चन रहता था, एक नाराजगी रहती थी, एक शिकायत रहती थी, सर ये आपने हमको पहले क्यों नहीं समझाया। क्योंकि अभी आपके पास में इतना समय है कि आपका बच्चा अगले 2 साल में बगैर रिपीट करे नीट या जेईई मेन को क्रैक कर सकते हैं। बट एक ट्रेडिशन हो चुका पिछले 8-10 सालों से, आप देख रहे होंगे कि एग्जाम 11-12 की रहती, बच्चा 11-12 की एग्जाम देता, बाद में एमएससीटी हुआ करती थी, फिर नीट और फिर जेईई मेन। तो ये एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके घर में बहुत सारे केसेस होंगे, 2 साल से पढ़ रहा, फिर रिपीट कर रहा, फिर नंबर लग गया, फिर हम मोहल्ले में पेटे बाटे को नंबर लग गया बोले 4 साल पढ़ने के बाद। और कुछ बच्चे 4-5 साल पढ़ने के बाद भी नंबर नहीं लगते, फिर वही काम करते जो 12वीं के बाद करते। तो ये जो हो रहा है ना इस सिस्टम को भी तोड़ना है। तो एक तीर में 2 निशाने लगाने वाली मीटिंग है ये कि आपको एजुकेशन के मेन फ्लो में लाया जाए बच्चों को, और ये काम पिछले 10 दिसंबर से चौधरी कोचिंग क्लासेस कर रहा है। एट द कॉस्ट क्या है आपको पता है कि अगर हम इस तरह से क्लास लेते तो उसकी कीमत कितनी चुकाना पड़ सकती है ना। क्लासेस सील होने से लेके और अदर जो लीगल एक्शंस वगैरह एक्टिविटी होने से लेकर बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट इन सब चीजों की कल्पना हमने हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो जितेंद्र पापनकर जी है इनको हमने दिसंबर के पहले, क्योंकि मैंने पर्सनली मिलकर दिया था, 15 मिनट डिस्कशन किया था। आपने उस वक्त बहुत सारे पेपर्स के अंदर देखी भी होंगे कि हमने स्कूल मतलब वो मेरा सेल्फ डिसीजन था, क्योंकि हमारे कोचिंग क्लास को हमने जब इन्फॉर्म किए तो कुछ खास ऐसा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे दिसंबर महीने में कि क्लासेस शुरू होने चाहिए। फिर हम पहले खुद होके गए, तो मैं पर्सनली गया था मिलने के लिए। उसके बाद फिर 15 दिन बाद हमारे एसोसिएशन लगे नहीं अपने मिलना चाहिए कर जाके, फिर एसोसिएशन साथ हम फिर गए मिलने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम तो साथ ही एसोसिएशन के हैं। तो ये 2 एक्टिविटी दिसंबर में की गई थी, तब जाकर ऑफलाइन क्लास शुरू हुआ था। फिर सेकंड वेव आई थी, आपको पता है कि फरवरी मार्च में किस तरह से सेकंड वेव
ये कितना नुकसान किया, ये बहुत डेंजर था सेकंड वेव का, बहुत ज्यादा कोरोना पेशेंट भी और डेथ केसेस भी बहुत ज्यादा हो गए, अपने आसपास के लोगों को भी इससे अफेक्ट होते देखा है। अब सेकंड वेव चले जा रही है, अब थर्ड वेव का इंतजार हम जबरदस्ती कर रहे हैं। हो सकता है थर्ड वेव आ भी जाएंगे, क्योंकि इतने ताकत से लोग लाने के पीछे और खाई जाएंगे थर्ड वेव, तो फिर फोर्थ में आएंगे, फिर फिफ्थ में आएंगे। तो क्या इस वेव के चक्कर में हमारा एजुकेशन पूरा खत्म कर देंगे, आप अपनी डेली लाइफ खत्म कर देंगे। आप सेकंड वेव से पहले 3 टाइम 2 टाइम खाना खाते, अब 1 टाइम ही खाना खा रहे थे, आप नहीं खाना। तो ऐसा तो नहीं है अपन बाकी काम नहीं कर रहे करके। एजुकेशन इतना फंडामेंटल वर्क है, सभी धर्मों के अंदर इसका इतना इंपॉर्टेंस है, तब भी हमें बहाना बना के देखो, कोरोना जब एक्चुअल में पहली बार आया था मार्च अप्रैल में, मतलब हम भी बहुत ज्यादा, हम सब लोग डरे हुए थे। फिर धीरे धीरे हम कोरोना को भी एक बीमारी जैसा ट्रीट करने लगे, जैसे आमतौर पर अगर बीमारी होती है। ये अलग बात है, प्रिकॉशन तो मैं हर टाइम लेने के लिए सजेस्ट ही करूंगा आपको। अब तो वैक्सीनेशन भी आ गए। आपको एक लॉस समझाना चाहता हूं मैं, आपके बच्चों का जो हो रहा है, आपके बच्चों की सोचने की क्षमता बहुत कमजोर होती जा रही है। इतना गैप चला गया उनके पढ़े के बीच में, ऑफलाइन का जो मेन जो टीचिंग का, जो नर्सरी से बच्चा 10वीं तक के पढ़ा, 9वीं तक के पढ़ा, उस मेथोडोलॉजी के बाद एकदम 1 साल में नई मेथड से पढ़ना, और वो मेथड से उसका पेपर तो होने वाले नहीं है। मेथड तो पहले पेपर फिर होने वाले उसके नीट और जी, ऑफलाइन मोड में पेपर है। तो ये जो कितना लॉस हो रहा है, थोड़ा रुक के संभल के सोचने का विषय है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये आपके बच्चों की जिंदगी से बढ़कर है, नो डाउट, बट कुछ कम भी नहीं आपके बच्चों की जिंदगी में, मतलब ये बढ़कर तो नहीं है पर कम भी नहीं लगता मुझे। ऐसा मेरा पर्सनल थॉट है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल आपने ऑफलाइन क्लासेस भेजना चाहिए। तो चलो ठीक है, ये एक हमने अब तक के एक्टिविटी का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में मैं तो अगले 2 साल का जो प्लानिंग है आपको बताऊंगा, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं पेरेंट्स से, क्लास क्या चाह रहा है, और अभी इतना समय के हम कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट कर दूं पहले कहानी जो है 19 अप्रैल से शुरू हुई क्लासेस के। ये लॉकडाउन चौधरी कोचिंग क्लास के लिए काफी अच्छा रहा था, क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारा समय मिला था कुछ रिसर्च करने के लिए, कुछ सोचने के लिए, और हमने क्लास में टेक्नोलॉजी में नए इम्प्लीमेंटेशन किए, जो मैं बहुत खुशी होती है बताने के लिए कि अकोला में तो नहीं, आप पूरे महाराष्ट्र में भी इस फैसिलिटीज को नहीं देख पाएंगे। और आने वाले 6 महीने के अंदर हम कुछ ऐसी फैसिलिटीज क्लास में लाएंगे कि आप देश के किसी भी कोचिंग क्लास में करें, वहां आपको फैसिलिटी नहीं मिलेंगी जो अपने क्लास में मिलेंगी। क्योंकि अभी क्या होता है कि प्रॉब्लम्स के अंदर भी हमने जो है ऑप्शन क्रिएट किए। वो तरीका बदल गया, पहले जमाने का व्हाइट बोर्ड पे पेन मार्कर से पढ़ाना, फिर सारी मतलब वही चीजें पढ़ाते ना, तो उसी के अंदर वही पेन मार्कर सब है, पर उसमें नई टेक्नोलॉजी इतनी खास है कि इसके चलते हम आपके बच्चों को अगले 2 साल के अंदर ही नीट और जेईई क्रैक करने की डेयरिंग कर सकते हैं। बस इसके लिए थोड़ा पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए और बच्चों का हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क चाहिए। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी हमने लाए क्लास में क्या क्या है, हम बीगर टीचर हमको लगता है ना कि जो पेरेंट्स हमारे क्लास में एडमिशन लिए, जिनमें इतने बुरे वक्त के अंदर भी इकोनॉमी की हालत इतनी खराब है अपने देश की, इसके बावजूद भी आपने इतनी सारी फीस भरे, मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ आपकी भरी हुई फीस की और कदर भी करता हूँ, बट ये रिस्पेक्ट और कदर आपके बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा ना आपकी भरी हुई फीस की, और ये टीचर का काम होता है समझाना। ठीक है, और इसके साथ फिर इसको रिकवर करना पड़ेगा। हम कोई भी आज कोई खेती में अगर सोयाबीन भी पेरते तो ये उम्मीद करते ना पीक निकले ना, तो उसको बेचेंगे 5,000 और 6,000 के भाव से। तो आप भी 1.5 साल के अंदर तो इन्वेस्टमेंट करें ना, तो वो इन्वेस्टमेंट आप आपके बच्चों को लेकर रहे, और आप हर किसी पेरेंट्स की उम्मीद होती है कि वो इन्वेस्टमेंट बच्चों ने रिकवर करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स, ताकि आने वाले दौर में, कंपटीशन के दौर में, वो अपने आप को और अपने करियर को संभाल सके। तो यही हमारा जो मोटो है, मतलब मीन्स कंसेप्ट वही है, सिर्फ थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो ये जो हमने जो टेक्नोलॉजी लाया, पहले आप समझो 5-10 मिनट लगेंगे पूरा समझने के लिए, फिर बाद में मैं आगे की प्लानिंग आपको डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर आप में अगर किसी के डाउट्स या क्यूरीज हो तब आपको उसको भी समझ देंगे। जैसे 30-40 मिनट का अपनी मीटिंग क्लोज होगी, तो स्टार्ट कर दो। ये जो ये सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, बात करके हमने 19 अप्रैल से है ना, ये 19 अप्रैल से 17 मई के बीच एक क्लास के तरफ से एक जो सोशल दायित्व होता है,
यानी हम जो कुछ कर सकते हैं समाज के लिए हम लोग करने की कोशिश किए थे कि जैसे ही डिक्लेयर हो गया था कि 10वीं की बोर्ड की एग्जाम जो है वो नहीं होंगी और प्रमोशन बच्चे मिल जाएंगे उसमें मार्क्स के अंदर, तो हमने बच्चों का पूरा 1-1.5 साल का जो लॉस हुआ था क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं पाए थे और किसी भी स्कूल्स के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है ना, और नाउ टीचर को इतना प्रॉपर यूज करते आते हैं। तो हमने 19 अप्रैल से 17 मई तक के जो टोटल 28 to 30 डेज का एक कोर्स लिए थे, जिसके अंदर ये कोर्स की कोरोना आने से पहले हम इसकी फीस 10,000 लेते थे। 1 महीने का बेसिक का कोर्स होता है, डेली 5 से 6 घंटे क्लास चलती है इसके अंदर, और पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स जो 11-12 का बहुत बड़ा सिलेबस है। मैं आपको बताता हूँ 10वीं के सिलेबस में और 11वीं-12वीं के सिलेबस में जमीन आसमान का फर्क है। बच्चा 8वीं से 9वीं में जाता तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं लगता, 9वीं से 10वीं में बहुत डिफरेंस लगता है। गेट बंद कर दो अंदर से, उधर से एंट्री करो, पेरेंट्स अंदर से बंद कर दो, चेयर लो, उनको बोला बाहर रुको गेट के पास, और अंदर है बस गेट बंद कर लेगा, उसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा है 10वीं के बाद 12वीं का लेवल। और क्योंकि अब आपके बच्चों को मोहल्ले की स्कूल में पेपर नहीं देना है, अब आपके बच्चे की कंपटीशन पूरे देश के अंदर 130-135 करोड़ की आबादी के देश में 15-16 लाख बच्चे नीट की एग्जाम एपेड होते हैं, उनके साथ आपको कंपटीशन करना है कुछ हजार सीट्स के लिए। और ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक के होता है, पूरा एक ही पेपर होता है पूरे इंडिया के अंदर। तो उस लेवल की कंपटीशन करने के लिए जो बेसिक नॉलेज चाहिए बच्चों को वो नहीं रहता बच्चों के पास। और हर बच्चा 10वीं में फाउंडेशन की क्लास नहीं करता, और अगर करता भी होगा तो उसको फाउंडेशन वही टीचर पढ़ाते हैं जो 10वीं पढ़ाते। मेरे हिसाब से फाउंडेशन उन्होंने पढ़ाना चाहिए जो 11वीं पढ़ाते, क्योंकि उनको पता है कि 11वीं में क्या लगता है पढ़ाने के लिए। तो जो बेसिक कंसेप्ट है उसका हमने एक बैच लिए थे जिसकी फीस 10,000 होती है। ये जो बैच है ये लास्ट ईयर भी फ्री में लिए थे, क्योंकि लास्ट ईयर मार्च के बाद ही कोरोना आ गया था। तो इस साल भी हमने बैच कंप्लीटली फ्री लिए थे, जो 10,000 रुपए कंप्लीटली फ्री थे। आज तक ये बैच से 791 स्टूडेंट, आप मैं एग्जैक्टली नंबर बता रहा हूँ, इसमें एक भी डिजिट इधर उधर नहीं है, 791 स्टूडेंट आज तक है। अभी और 2-3 बढ़ भी गए हैं क्योंकि ऐप इंस्टॉल कर हमने ऐप को फ्री में रखे, और ये ऐप साल भर फ्री रहने वाला है बच्चों के लिए। कोई भी बच्चा चाहे हमारे क्लास में एडमिशन लो, एडमिशन ना लो, किसी भी क्लासेस में पढ़ो, वो बेसिक के 1 महीने के कोर्स को अटेंड कर सकता है कंप्लीटली फ्री, नॉट अ सिंगल रुपीज। तो ये अब तक के 791 बच्चों ने देख लिया। मैं मोटा मोटा इसको 800 अगर पकड़ू और 10,000 फीस से कम करूं तो ये 80 लाख रुपए का सोशल वर्क क्लास की तरफ से किया गया, जो कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको बेसिक की बैच के बारे में इंफॉर्मेशन बताया। इसके अंदर क्या क्या हुआ अब ये थोड़ा सा हम क्लियर कर देंगे। इसमें क्या मतलब कितने लेक्चर्स थे? इसमें फिजिक्स के 22 लेक्चर थे, केमिस्ट्री के 24 लेक्चर थे, बॉटनी के 12, जूलॉजी के 22, मैथ्स के 17, ऐसे 97 लेक्चर्स थे। एक लेक्चर 45 मिनट से लेके 55 मिनट का था। ये अभी भी ऐप पे अवेलेबल है, आप अभी भी बैच छूटने के बाद आपके बच्चों के ऐप में देख सकते हैं इतने लेक्चर्स है कि नहीं। अगर मेरा ओपिनियन है, जो मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने में, अगर कोई बच्चा 10वीं के बाद ये लेक्चर देख लेता है, फिर वो चाहे अपने क्लास में पढ़ा, किसी भी क्लास में पढ़ा, उसको बहुत ज्यादा हेल्प होंगे 11-12 के कंसेप्ट को समझने के लिए। आप में से कुछ ऐसे बच्चे जिनके एडमिशन बहुत लेट हुई अपने क्लास में, कल भी कुछ एडमिशन हुई, परसों भी कुछ एडमिशन, डेली एडमिशन आ रहे हैं। पहले वो बच्चे आ गए थे जिनको पता था ये क्लास में एडमिशन लेना, अब वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो ऑलरेडी किसी क्लास में एडमिशन लिए थे, बट फिर कंपेयर करें उनके फ्रेंड्स यहाँ आने के बाद ये डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा था, और ऑफलाइन मोड में क्लास चल रही है, तो फिर बच्चे अभी भी आ रहे हैं। तो उन्होंने ये लेक्चर नहीं देखे, और ये एक दिन की बात नहीं देखनी, क्योंकि 5 लेक्चर एक दिन देखे तो 20 दिन देखना पड़ेगा उनको कंटिन्यू। और ये सब मोबाइल में देखना, मोबाइल में देखना या टैब में, लैपटॉप में देख सकते हैं। ये जो लेक्चर टैब में देख सकते हैं, मोबाइल और टैब में। तब ये लेक्चर कंप्लीट करना है। हर बच्चे ने जिसने नहीं देखा होगा, वो पेरेंट्स यहाँ बैठे होंगे, तो उन्होंने इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि आपके बच्चों को लेक्चर देखने का कोर्स कंप्लीट करो। भले आपने अभी एडमिशन क्लास में ले लिया होगा, क्लास तो आगे चलेगी ना, क्लास इस जगह तो नहीं रुक सकती ना, क्योंकि ये तो बेसिक था। तो आगे के लेक्चर के लिए आप आपके बच्चों को बोलो कि भाई आपने पहले लेक्चर कंप्लीट करें। ये कोर्स बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया था, और इसके पूरे 24 के 24 लेक्चर मेरे खुद के लिए हुए, और इसमें मैंने इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों ब्रांच को अच्छे से कवर किया था। इवन पीरियोडिक टेबल का 2 घंटे का लेक्चर था, और आप भी देख लेंगे लेक्चर, आपको पीरियोडिक टेबल समझ में आ जाएगा
कि कैसा होता है पीरियोडिक टेबल का। तो ये एक लेक्चर थे, ये हमने क्लियर करे। ये क्लास की तरफ से एक सोशल एक्टिविटी की गई थी, सामाजिक कार्य किया गया था कोरोना काल में, जो आप लोगों का हमारी तरफ देखने का नजरिया है सभी लोगों का, कोचिंग क्लास वाले बहुत कमी नहीं होते करके, तो ये बात सही भी है, होना भी चाहिए। नहीं तो बच्चों को कभी ना कहां से सिखाएंगे, क्योंकि सादगी से आप नीट क्रैक नहीं कर सकते, आपको ट्रिमेंडस मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि और 15 लाख लोगों का कंपटीशन है ना। मतलब आप वहां पे इमोशनल होकर काम कर नहीं सकते ना। अच्छा रहना एक अलग बात है और अच्छे मार्क्स लाना एक अलग बात है। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए बच्चे को सेल्फिश भी होना पड़ेगा, खुद का सोचना पड़ेगा। तो आपका बच्चा दिन भर दोस्त के नाम में रहा तो खुद का कब पड़ेगा। तो ये हम सिखाते बच्चों को भी कि आपने करने पड़ेगा ना आपको। नहीं तो उसके ये कमीनापन हिंदी में वर्ड होगा, इसको इंग्लिश में अच्छा वर्ड करते हैं प्रोफेशनलिज्म, बोले प्रोफेशनल है, तो हिंदी में उसको कमी नहीं कहते, कि अपने काम से काम करता। क्योंकि अपनी जो संस्कृति है अपन सामाजिक काम करने में ज्यादा बिलीव करते हैं, पर एजुकेशन में नहीं चलता, आपको प्रोफेशनल रह के पढ़ी करना पड़ेगा। ये पॉइंट क्लियर होगा 97 लेक्चर का, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्लाइड, ये हम ऑफलाइन मोड में फिर हमने जो बैच स्टार्ट किए थे, एक मिनट, अपन ने 19 अप्रैल से 17 मई तक बेसिक का कोर्स लेकर 18 मई से विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल डे 18 मई से हमने बच्चों को रजिस्ट्रेशन के लिए समय दिए थे। 20,000 भर के आप रजिस्ट्रेशन कर लो। 18 मई से आपके बच्चों की क्लासेस शुरू हुई थी। तो 18 मई से अब तक के आपके बच्चों की ऑफलाइन ही क्लास चल रही। बेसिक का कोर्स हमने ऑनलाइन अवेलेबल करके दिए थे। उस वक्त सेकंड वेव का काफी पीक चल रहा था। फिर 18 मई से हमने बच्चों को ऑफलाइन मोड में लेक्चर अवेलेबल करके दिए थे। फिर बच्चे लेक्चर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करे फिर 18 मई से आगे का पढ़ने लगे थे, और जो लेट आते जा रहे थे तो बेसिक का देख के फिर आगे का पढ़ रहे थे। तो इस तरह से 18 मई से अब तक आपके बच्चों क्लासेस चली। फिर एक और मैं बात क्लियर करूँ, 18 मई से 2 जुलाई तक आपके बच्चों की हमने क्लासेस लिए, और 3 और 4 जुलाई आपके बच्चों को पढ़ने के लिए छुट्टी दिए थे। 5 जुलाई के आपके बच्चों की एक स्कॉलरशिप एग्जाम ली गई थी, जिसके रिजल्ट मेरे टेबल पे नितिन सर लेके आना। मैं आपको जिन बच्चों को स्कॉलरशिप में अच्छे मार्क्स आए थे, हम स्कॉलरशिप पेरेंट मीटिंग में अनाउंस करेंगे कितने 1000 रुपीज कितने बच्चों के कम हुए थे। तो स्कॉलरशिप एग्जाम लिए थे हमने 5 जुलाई को, जो ऑलमोस्ट 150 बच्चे एप्लाइड हुए थे। उतने बच्चों की एडमिशन तब तक हो चुकी थी। उसमें से प्रज्वल बानाइत करके स्टूडेंट है, खड़े रहो बेटा, इनके 339 मार्क्स से फर्स्ट टॉपर आउट ऑफ 400। तो इस स्टूडेंट को क्लास की तरफ से वैसे तो एज पर द मार्क्स जो हमने स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया उसमें 1 लाख तक की स्कॉलरशिप थी, तो इनके मार्क्स 339 360 प्लस आते हैं, 21 मार्क कम पड़ गए। अदरवाइज इनको 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलती थी। अभी इनका स्कॉलरशिप का जो है वो 50,000 में सिलेक्शन हुआ, इसके बावजूद भी इनको 10,000 में और बढ़ा के दे रहा हूँ। हम इनको टोटल जो है 60,000 स्कॉलरशिप देंगे। यानी इनको एक्चुअल जो मार्क्स की स्कीम थी, रैंक और मार्क्स दोनों चाहिए था, सिर्फ रैंक नहीं चाहिए था। रैंक तो कोई ना कोई आएंगे ना पहला, डिजर्विंग स्कॉलरशिप जो उनको मार्क्स भी चाहिए। तो इनको स्कॉलरशिप अलॉट हुई थी 50,000, बट हमने इनको 60,000 की स्कॉलरशिप अलॉट कर। तो बच्चे ने अपने दम पे अपने माँ बाप का 60,000 रुपए बचाया 1 महीना पढ़ के। ये अपने क्लास की थीम थी। मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ, चौधरी कोचिंग क्लासेस की तरफ से बच्चों को, खासतौर पे गरीब बच्चों को मौके मिलते हैं कि अपने टैलेंट के दम पे अपनी फीस को कम कर सके, ना कि किसी के रेफरेंस के, किसी के कॉल के, किसी के मैसेज के दम पे, ताकि उस पर एहसान ना हो बच्चों को। मैं बार बार बच्चों को बताता हूँ कि आपकी फीस कोई XYZ पर्सन फोन करके कम कराएगा तो मैं कम कर भी दूंगा मेरे रिलेशन के बेसिस पे, पर उस इंसान का आपकी जिंदगी में एहसान रहेगा कि आपके एडमिशन भी उसने कम कराया था। मेरा तो क्या, मेरे नेक्स्ट बैच शुरू हो जाएंगे, हम अगले बैच में लग जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे पे किसी का एहसान ना रहे, क्योंकि आज वो बच्चा छोटा बनकर जाके बड़ा डॉक्टर बना तो उसके पीछे किसी ने नहीं बोलना चाहिए कि इसको हमने सपोर्ट करे तब जाके बना। सपोर्ट करने से कुछ नहीं होता, मेहनत करने से होता है। आज अपने देश में बहुत सारे लोग ऐसे ही उंगली काट के शहीद होने का नाटक करते हैं। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ बच्चों को, इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चों ने अपने दम पे करना चाहिए। इसलिए हम बेसिक कोर्स लेते, उसके अंदर बहुत सारी चीजों को पढ़ाते, फिर एग्जाम लेते, फिर उसके मार्क्स अच्छे आए तो स्कॉलरशिप देते। क्योंकि देश में तो गरीब सब है ना फिर, और अब सब गरीब बच्चे अगर सबको गरीब समझ के पढ़ाने लगेंगे तो ये जो फैसिलिटीज हम आपको दे पा रहे कहाँ से दे पाएंगे। ये फैसिलिटीज के लिए फंड लगता है, उसके लिए हमको प्रोफेशनली एटीट्यूड रखना ही पड़ता है, ये मजबूरी है। और आप भी इस बात को समझ सकते अच्छे तरीके से। तो एक ये हो गया। देन गणेश जाधव, खड़े रहिए। गणेश जाधव को 320 मार्क्स इनके लिए क्लैप करें, सेकंड रैंक थे।
इनको वैसे 40,000 की स्कॉलरशिप मिली थी, हमने सबके 10,000 बढ़ा दी थी, तो इनको 50,000 है। उसके बाद में थर्ड रैंक मोहसिन शाह कौसर शाह, अरे वाह, ये मोहसिन शाह कौसर शाह, इनको 40,000 की स्कॉलरशिप मिली। ये बच्चे बारे में आपको बता दूं, इसके एडमिशन स्कॉलरशिप टेस्ट के कितने दिन पहले हुए? 1 हफ्ता पहले। तो बाकी बच्चे जो 2 महीने से पढ़ रहे थे, ये 1 हफ्ते से पढ़ रहे थे। तो इसके लिए आपने क्लैप जरूर करना चाहिए। तो इनको स्कॉलरशिप वैसे 30,000 मिली थी, हमने 10,000 बढ़ा के 40 करें, और मैं आपके सामने और इनके 10,000 बढ़ा के 50 कर देता हूँ। इनको 50,000 की स्कॉलरशिप मिल गई, ये काफी लेट। देन जोहिबा आलम 4th रैंक, इनको भी 30,000 की स्कॉलरशिप मिली। एंड देन अथर्व पाटोले 20,000 की इनको स्कॉलरशिप मिलती है। इसमें जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत पहले यानी 10 के एग्जाम होने से पहले भी स्कॉलरशिप एग्जाम दिए थे, अगर उनकी स्कॉलरशिप इससे ज्यादा मिली हो तो उनको वो स्कॉलरशिप दी जाएगी। जो भी बच्चों को ज्यादा स्कॉलरशिप वो दी जाती है। 2 ऑप्शन मिले थे बच्चों को स्कॉलरशिप टेस्ट देने के लिए। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट टेस्ट में अपीयर थे, हमने सबको 10,000 रुपीज कॉम्प्लीमेंट्री स्कॉलरशिप दिए, जो जस्ट अपीयर थे। सबको लास्ट प्राइस सबको दिया गया 10,000 का। तो ये अपने स्कॉलरशिप टेस्ट की डिटेल थी। इनके स्कॉलरशिप टेस्ट हमने अनाउंस कर लिए। इनफैक्ट आज भी एक पेपर लिया गया था, नितिन सर और गोपाल सर से पूछो पेपर का रिजल्ट। आज का एक आपके लिए एक और मैं बता दूं कि मैंने बच्चों को सिर्फ आज एक केमिस्ट्री का पेपर लिया था, जो मैं पिछले महीने भर से पढ़ाया, और ये बोला था उनको कि आज के पेपर में 45 क्वेश्चन का पेपर और कोई 45 के 45 सही सॉल्व करता है तो उसको 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। सेकंड रैंक पे कोई स्कॉलरशिप नहीं थी, एक ही स्कॉलरशिप थी, और वो सारे क्वेश्चन पढ़ाए थे उस आगे पीछे टॉपिक के। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने नहीं पढ़ाया, सिर्फ एमसीक्यू बच्चों खुद को सॉल्व करके प्रैक्टिस करना, कंटेंट पूरा पढ़ाया हुआ था। तो उसका भी रिजल्ट मैं आपको पैरेंट मीटिंग के अंदर डिक्लेयर कर दूंगा। तो ये हमने स्कॉलरशिप डिक्लेयर कर लिया। तो आज के तारीख में 10 जुलाई है, 11 जुलाई हमने रिसेंटली 1-2 दिन पहले एक और यानी 10 जुलाई हमने मेंशन करें आगे कि 10 जुलाई से हमने एक नई बैच स्टार्ट करें। ये इसलिए स्टार्ट करें कि अब तक के जो बच्चे लेट आए उनको यहाँ से लेकर आगे नए चैप्टर पढ़ने का मौका मिले, और अगले 20 दिन उनको और मिलेंगे कि वो घर पे पिछले लेक्चर को ऐप से कवर करें। और फिर हम अगस्त महीने के पहले वीक में यानी 3-4 अगस्त के आसपास जितने भी स्टूडेंट क्लास में है उनकी 2 बैच बनाएंगे, बैच 1 और बैच 2। तो जो पहले आ गए तो बैच 1 में रहेंगे, और उनका जो ऑलरेडी पढ़ाया गया था उसके आगे पढ़ाया जाएगा, वो फिर से नहीं पढ़ाया जाएगा। और जो लेट आए थे वो बैच 2 में रहेंगे। तो जो ऑलरेडी हमने पहले पढ़ाए थे 18 मई से लेके 2 जुलाई तक, 8 जुलाई तक, आज तक के करो 18 मई से 8 जुलाई, ये भी हम उनको फिर से ऑफलाइन पढ़ाएंगे। तो आप में से किसी भी पेरेंट्स को इस चीज को लेकर चिंता नहीं करना चाहिए कि आपके बच्चे लेट आए तो उसका लॉस हो। इस चीज का आपसे ज्यादा हम काफी ख्याल रखते हैं और सोल्यूशन भी निकालते हैं। तो ये अगस्त महीने के पहले वीक में 1 से लेकर 5 अगस्त के बीच में 2 बैच बनेंगे। अभी एक ही बैच चल रही है। तो आपके बच्चों को ये कहिए, अगर आपका बच्चा 10th में काफी अच्छे रेंज का था तो उसको ये कहिए कि जो पहली बैच ऑलरेडी बन चुकी थी उसके जो चैप्टर हो चुके थे, हमने 1 महीना जो पढ़ा है वो आपको घर पे देखने के लिए 20 दिन का समय मिल रहा है, यहाँ से लेकर आगे। वैसे ये बात मैंने बच्चों को 3-4 दिन पहले बताया। तो 24 दिन का समय काफी है 1 महीने के लेक्चर को कवर करने के लिए, और वो पिछले चैप्टर आपको ऐप पर से सीक्वेंस से देखना है। अपने यहाँ का जो ऐप है वो नेशनल लेवल का ऐप है, उसमें बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को मिलेगा देखने के लिए, और बहुत सिंप्लीफाइड है। बच्चा जैसे अपन घर पे कोई एक सीरियल देखते, मतलब एपिसोड 1 एपिसोड 2, तो ऐसे लेक्चर 1 लेक्चर 2 सीक्वेंस से लगा रहता है। तो बच्चा पहले लेक्चर से आगे के सारे लेक्चर 1 बाय 1 करके देख सकता है, उसका लॉस कवर हो जाएगा। और यहाँ से लेके अगले 20 दिन हम इस बैच के अंदर सब टीचर्स ने नए चैप्टर स्टार्ट करें, ताकि अगर कोई बच्चा लेट भी आया तो उसमें चैप्टर समझे, क्योंकि ये चैप्टर का पिछले चैप्टर का कोई कोरिलेशन नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेश है। यानी इस तरह से बच्चा आगे भी समझ पाएगा, और यहाँ हमने इंटरवल कर दिया ताकि पिछले लेक्चर को कवर कर ले। तो मेरी ऐसी ख्वाहिश है कि जो 10 में 90+ % के रेंज के स्टूडेंट है वो बैच 1 में होना चाहिए, कि ऑलरेडी वो बैच 1-2 महीने से शुरू हो चुकी, यानी 18 मई से। दोनों बैच के अंदर एक ही टीचर पढ़ाने वाले हैं, दोनों बैच में एक जैसे टेस्ट होंगे, दोनों बैच में जो सिलेबस है भी एक जैसा, सिर्फ आगे पीछे रहेगा क्योंकि बैच ऑलरेडी स्टार्ट हुई। तो लॉजिकल है, बैच पहले स्टार्ट हुई।
नुकसान इसमें किसी का कुछ नहीं है। बैच 1 के अंदर हम थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 1.5 महीने जो बैच ऑलरेडी पढ़ चुकी उसकी फ्रीक्वेंसी टीचर से मैच हो जाती है, तो बच्चे स्पीड से समझ सकते हैं। मैंने आपको बैच 1 बैच 2 के बारे में बताया तो आज ही बताया कि मैं 5 अगस्त के आसपास आपके 2 बैच करूंगा, उसमें मैं किसी भी पेरेंट्स का कोई इंटरफेयर एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। सर हमारे बच्चों को बैच 1 में डाले, उसको बैच 2 में होना था, बैच 2 में डाले, बैच आपसे 1000 टाइम ज्यादा हमको आपके बच्चे की फिक्र है रिलेटेड टू रिजल्ट, क्योंकि वो हमारा करियर है। तो हम हमारे बच्चे लॉस क्यों करेंगे? तब भी पेरेंट्स ओवर एक्सपेक्टेशन के चलते फालतू इमोशनल पे यार जब हमको पता है कि उसका इसमें ज्यादा फायदा, उसी में रखेंगे ना उसको, उसकी रेंज के हिसाब से। तो किसी भी पेरेंट्स का कोई इंटरप्शन मुझे नहीं चाहिए। अगर कोई पेरेंट इंटरप्शन करता है तो मैं उसके एडमिशन कैंसिल कर दूंगा। कारण ये क्या, काम हम स्मूथली करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे ना। और प्रेशर में करेंगे तो फिर क्या होता है कि आप एक्सपेक्टेशन से मत काम करो, टैलेंट से काम करो। तो आपको और सब बच्चों को और पेरेंट्स को समझा के दे रहा हूँ मैं कि आपका 20-25 दिन है, अभी आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि हम इस महीने के एंडिंग में एक और टेस्ट लेंगे, और वो टेस्ट जो अभी चैप्टर पढ़ा रहे 8 जुलाई से आगे उस पर ही लेंगे। उसमें जो मार्क्स आएंगे उस पर से बैच 1 बैच 2 हो सकता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये सारी चीजें हमने बता दी। अब आपको दिखाना चाहते हैं कि ऑफलाइन मोड में किस तरह से लेक्चर को, मतलब यहाँ ऑफलाइन मोड में लेक्चर कैसे चलते, और जो बच्चे घर से लेक्चर देखते ऑनलाइन वो बच्चे कैसे लेक्चर देखते और हमें कैसे दिखाई देते, हम उनसे कैसी बात करते, उनके कमेंट साइड से कैसे आते। यानी आपको दिखना चाहिए चौधरी कोचिंग क्लासेस का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कितना टेक्निकल है। और मुझे इतना गारंटी, मुझे तो अकोला के सारे एजुकेशन सिस्टम पता है, सभी लोग मेरे दोस्त ही। ये फैसिलिटी अपने अकोला में नहीं, अपने विदर्भ में एक भी क्लास पर नहीं है। और नीट के लिए विदर्भ में काफी टेक्नोलॉजी, आप जितने बड़े शहर में जाएंगे उतनी छोटी जगह में क्लास होता है, क्योंकि वहां जगह महंगी होती है। ये अपना मीडियम सिटी आता है तो फैसिलिटीज भी आपको मिलेंगी और प्लेस भी मिलेगा। तो ये जो आपको दिखाना चाह रहे 2 चीजें, आपके बच्चों की ऑफलाइन क्लास कैसे चलती और जो बच्चे नहीं अटेंड करते ऑनलाइन में भी किस तरीके से क्लासेस को पढ़ सकते हैं। एक आपको 1-2 मिनट के डेमो प्ले कर लीजिए। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है उसमें एसिड का निकालना है, बेसिक तो मॉलिक्यूलर एसिड कैसे निकालना है, टाइफर वेट एसिड के लिए मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिस है, तो बेस के लिए क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिड। ये ऑफलाइन मोड में होता है, यही पढ़ाते हैं, बच्चे बैठे रहते हैं, हम आपके बच्चों में डिस्टेंस भी बैठाते हैं क्योंकि बैंड मीटिंग करके काफी क्राउड है। बट रेगुलर जब क्लास चलता है तो हम इसके अंदर 100 स्टूडेंट बैठाते हैं, इसकी कैपेसिटी 500 बच्चे बैठाएंगे हॉल की, 100 स्टूडेंट बैठाते हैं। यही कारण है कि इस बार क्लास की तरफ से एडमिशन कम लिए जा रहे हैं, क्योंकि पूरे 2 साल तक के हमको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो हम बहुत मुमकिन कायदे में रह के काम करने वाले हैं। तो आपको जो बच्चे पेरेंट्स एडमिशन लेते कुछ नाराज हुएंगे मेरे से कि सर आपने एक रेंज तक की फीस कम करे, उसके बाद फीस कम नहीं करे। हमने 100 से ज्यादा एडमिशन नहीं लिए जो क्लासेस पे एडमिशन के लिए आए थे। और अभी ऐसा दौर चल रहा है कि लोग कुछ भी कर रहे हैं एडमिशन के लिए, मार्केटिंग एजेंट लगा रहे, स्कूलों में कॉन्टेक्ट कर रहे, ये वो हम कर, मैं कुछ भी नहीं कर। हम ये कह सकते हैं कि आपको अगले 2 साल तक आप जो फीस पे करो उसमें क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। आपके बच्चे में दम है तो उसमें 2 साल वसूल करना चाहिए। टीचर साइड से बहुत जबरदस्त फैसिलिटीज है। ये तो फैसिलिटीज है, बट टीचिंग टीम जो हमने बताया ना अभी कि सभी टीचर्स इंडिपेंडेंट, उनका वजूद है टीचिंग के अंदर, सब बढ़िया टीम है पढ़ाने के लिए टीचिंग के अंदर। तो जो पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन था, पहले कैसे हुआ करता था 15 मार्च 2020 के पहले 20 साल में मैंने खुद इसमें एट अ टाइम 500 सवा 500 बच्चों की बैच लेना, यहाँ तक के स्टूडेंट बैठते थे। तो ऐसे सिचुएशन में हम इतने बच्चे बिठाएंगे तो 50 नहीं 100 बच्चों की फीस को कम ज्यादा कर सकते हैं, 10 नहीं 20 बच्चों को फ्री ले सकते। बट हम अगर 100 ही स्टूडेंट बिठा रहे हैं एक बैच के अंदर और 2 साल तक उनको पढ़ाना है और 2 साल तक उनको डिपेंडेंट 10 टीचर और 35 नॉन टीचिंग स्टाफ, ऑल दैट एसी फैसिलिटीज एंड सर मतलब सब टेक्निकल चीजें मिलेंगी। तो इनको हमको यूटिलाइज करने के लिए फंड तो लगेगा। और हम फीस बच्चे ज्यादा ले सकते नहीं, फिर हम फीस एक लेवल से कम कर नहीं सकते। हम ये कर सकते हैं कि ये पूरी फीस आपको वसूल करा के दे सकते पढ़ा के।
बच्चे नहीं पढ़ना चाहिए। और अब पैसे वैसे भी कहाँ नहीं खर्चा करते हम लोग, एजुकेशन के अंदर हम 1,10,000, 1,20,000, 1,40,000 में कंपेयर करते हैं, और गाड़ियों के अंदर और दूसरे अदर फैसिलिटीज का आपको पता अपन क्या करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा ये समझिए कि अपने यहाँ पे जो फीस खर्चा कर रहे हैं उसके बदले बहुत कुछ मिलेगा आपको। ये ऑफलाइन था जो मैंने आपको बताया, ये ऑनलाइन जो इसमें भी प्ले है ना, हाँ एक मिनट, ये ऑफलाइन कैसा होता है आपको देखा, बच्चे खुद क्लास में प्रेजेंट होते हैं, और ऑनलाइन जो बच्चे नहीं होते हम उनसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इनको पढ़ाते एक ही लेक्चर रहता है जो ऑफलाइन भी चलता है ऑनलाइन भी चलता है, जैसे मीटिंग चल रही है, ठीक है। तो अब वो ऑनलाइन का आपको डेमो देख लेंगे कि ऑनलाइन में आपको समझ में आना चाहिए किस तरीके से पढ़ाएं। तो आपको अनम्यूट करना है, ये ऐसे स्टूडेंट दिखते हैं अपोजिट वॉल पे, सब स्टूडेंट यहाँ हमको दिखाई देते हैं, सबके कैमरे ऑन रखना पड़ता है। यस सर। तो एक बात बताओ कि एलिमेंट्री यहाँ स्क्रीन पर नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ, एलिमेंट्री इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर, ये जिस स्टूडेंट को फिर हमको बात करना होती है उसको ही पर्टिकुलर जूम किया जाता है, और फिर वो दिखो तभी आंसर देते हैं। अब ऐसे सारे स्टूडेंट स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, और साइड में एक वॉल पे कमेंट चलती रहती है, अगर उनको पढ़ाते बोलना नहीं है पर कुछ इन्फॉर्म करना है तो वो साइड में कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वो कमेंट्स को देख के हम इधर से उसका आंसर भी दे सकते हैं। तो ये लाइव होता है पूरा, मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा आज बोलेगा फिर कल मिलेगा। अभी अकोला में इतनी बड़ी कुछ क्लासेस है, वो आज के रिकॉर्डेड लेक्चर आज डाल रहे कल मिल रहे, तो ये कितना गैप दर एजुकेशन की, ये सब लाइव चल रहा है। अगर आपको डेमो देखना तो अभी जो पेरेंट्स है, जब हम क्वेश्चन क्यूरीज करेंगे तो पेरेंट घर से बैठ के हमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनका क्वेश्चन हमें सुनाई भी देगा और उनका जवाब भी देंगे, तो वो आपको भी सुनाई देगा उनको सुनाई देगा, और जो भी लाइव पेरेंट्स उस मीटिंग में अटैच उनको भी सुनाई देगा। तो ये ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन को जोड़ने लिए टेक्नोलॉजी अपनी क्लास, इसके लिए 1 यूनिट तैयार करने के लिए 6 से 7 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता है, और ये मानसिकता सब कोचिंग क्लासेस की नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ जो स्क्रीन है ना, ये 2.5 लाख रुपए की स्क्रीन है। मैं पैसों से नहीं कंपेयर कर रहा हूँ, मैं मेंटलिटी बता रहा हूँ कि हमने बहुत कुछ कोशिश करे ताकि एजुकेशन जो अपना बीच में जो गैप जा रहा था उसको कवर कर सके, और जितना हम कर सकते हैं उतने करिए। अभी इसके ऊपर कोई टेक्नोलॉजी इस दुनिया में नहीं है, अब तक के तो नहीं, आगे आएंगे तो बोल नहीं सकते अपन कुछ। ये लास्ट स्टेज की टेक्नोलॉजी की, ठीक है। और जूम मीट में हम लेक्चर लेते तो उसके लिए कैमरा ऐसा रिकॉर्ड के उसमें क्लियरिटी काफी दिखती है। ये सब चीजें रन करने के लिए एट द टाइम 2 इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे लगाए हुए रहते हैं, पर अपने देश का इंटरनेट का प्रॉब्लम, इतनी आबादी में इतना नेट, तो डेफिनेटली सर्वर हमेशा डाउन रहेगा या नेट की स्पीड नहीं मिलती, वो देश का प्रॉब्लम है, वो मैं नहीं बदल सकता, वो मोदी जी बदलेंगे, ठीक है। पर ये जो हम जो कर सकते हैं वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है। तो मैंने आपको ये एक ऑनलाइन का एक डेमो दिया कि ऑनलाइन में कैसे बच्चे लेक्चर देखते हैं, और ये प्रक्रिया पूरी 2 साल चलने वाली है, क्योंकि इसके लिए हम कुछ करना है ना, ये चीज यहाँ रहेंगी, बच्चे डिस्टर्ब नहीं होते, सब बच्चे इधर से बैठते और ऑनलाइन वाले सामने दिखाई देते हैं। उसके लिए हमने पूरी वॉल यूज की हुई है, उस वॉल को जानबूझ के व्हाइट कलर किया ताकि बच्चे प्रॉपर दिख सके, उसके ऊपर स्क्रीन जैसी। इसके बाद अब कुछ फैसिलिटीज के तौर पर आते हैं क्लास की तरफ से। हमने अभी 2021 से एक नई स्ट्रेटेजी बनाई, पिछले 3-4 साल का आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो अपने देश के अंदर एजेंसी है जो नीट और जेईई मेन के पेपर बनाती है, उनका इतिहास निकाल के देखो तो पेपर जो आ रहा है वो एनसीईआरटी बुक में से लाइन टू लाइन वर्ड बाय वर्ड आ रहा है, बट एट द सेम टाइम ये एलेन और ये जो ऐसी क्लासेस और जो अलग अलग टाइप के इन्होंने अपने मॉड्यूल को मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना के इतना उसमें बिजनेस कर लिए कि बच्चे उस बुक्स को पढ़ने की वजह से एनसीईआरटी दूर चले जाते हैं। ये अलग अलग पब्लिकेशन की बुक्स ले लो, बुक्स पढ़ना चाहिए बट वही फाइनल नहीं है, आपकी फाइनल बुक एनसीईआरटी। अगर इस देश का पिछले साल का जो टॉपर था शोएब नाम का लड़का और आकांक्षा नाम की लड़की, उनसे आगे परिस्थिति मिलेंगे, उनको पूछेंगे आपको 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स का कारण क्या, एनसीईआरटी को एक बच्चे ने कम से कम 10 बार पढ़ा होगा, क्योंकि अब पेपर के बाद हम जब पेपर का पोस्टमार्टम करते तो एक एक क्वेश्चन जो है तो एनसीईआरटी बुक में मिलता है उसका आंसर।
तो ये चीज को फॉलो करने के लिए हमने बच्चों को बोले कि आपको ऐसे प्योरली एनसीईआरटी बुक को ही चलना है, और ये टेक्नोलॉजी से एनसीईआरटी बुक हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस पे पूरी बुक्स हम 1 मिनट के अंदर ओपन कर सकते हैं। एक सिंगल लाइन पे हमें जूम करके बच्चों को उस पर पॉइंट समझा के दे सकते हैं। जो पहले ऐसा था, हम बोलेंगे बच्चा बुक में देखेगा, फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, बच्चा क्या देख रहा है, उसे में देख रहा है या नहीं देख रहा है, ठीक है। तो अभी ये टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट आ गई कि पूरी एनसीईआरटी बुक, उस पर के क्वेश्चंस, और एनसीईआरटी बुक पर भी कुछ जबरदस्त एमसीक्यूज की बुक बनी हुई है, तो वही रेफर करना चाहिए। यहाँ पर एक चीज, अगर हमने गलत डायरेक्शन में अपनी बस पकड़ ली तो आप कभी आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। आपको नागपुर जाना है और औरंगाबाद की बस से बैठ के तो नहीं पहुंच सकते, आप जिंदगी भर भी घूमते रहो तो नहीं पहुंचेंगे। तो ये चीज को एनसीईआरटी बुक बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम क्लास के अंदर, वो बुक ओपन भी करते हैं, उसका भी डेमो किस तरीके से बुक को ओपन किया जाता है। उसके बाद सेकंड उसके ऊपर के जो आधारित रेफरेंस बुक है, एमसीक्यू बुक, वो ले जाते हैं। तो ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लाइन बाय लाइन, और उसके अंदर के सारे क्वेश्चन क्लास में इस पैनल की मदद से बहुत आसानी से समझा के दिए जा सकते हैं। उस पर एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। ये 2 पॉइंट हमने क्लियर कर ले, क्या टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्लास में क्या ओपन करें बच्चों को लेकर के, ठीक है। इसके बाद अगली चीज, ये अपना क्लास का डिफिकल्टी काउंटर है, ये बाहर ही लगे हुए हैं। आपके बच्चों को पता है कि बैच होने के बाद बच्चे यहाँ पे लाइव में बैठ सकते हैं, या कोई डाउट्स आते हैं तो पर्टिकुलर टीचर्स के डाउट के टाइमिंग बच्चों को पता रहते हैं कि टीचर डाउट पे कब मिलेंगे। और अभी हम डाउट काउंटर इसलिए प्रोफेशनल तरीके से ओपन नहीं कर रहे, क्योंकि अभी भी ऐसा इकट्ठा सब लोग नहीं आ सकते, बाहर ओपन में डाउट काउंटर, आसपास सोशल वर्कर को ज्यादा रहते, मतलब घूमते रहते। तो हम चाह रहे मतलब अच्छे काम में अपने देश में रुकावट जल्दी आती है, बुरे काम में रुकावट नहीं है। फिर भी अब तक के सभी लोगों का काफी सपोर्ट और सहकार्य मिला करती है। तो ये डाउट काउंटर, वैसे अभी भी डाउट काउंटर चल ही रहे। आप कुछ पेरेंट्स हैं तब भी कुछ बच्चे डाउट पूछ रहे थे, तो डाउट काउंटर पे बच्चों ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ अपने क्लास में करें। ये ऐसे डाउट काउंटर की कल्पना आज से 4 साल पहले में क्लास में लाए थे, कि अगर कोई बच्चों डाउट, बहुत बार बच्चे क्या होता है क्लासेस के अंदर डाउट पूछने से हिचकिचाते हैं, उनके मन में क्वेश्चन रहता है, पर उनको लगता है मैं पूछूंगा तो बाकी क्लास के बच्चे क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, जबकि एकदम गलत थॉट है। ये चीज को मैं बहुत बार बच्चों को समझा रहा हूँ कि आप थोड़ा सा प्रोफेशनल और बिंदास पूछे, आपको जो नहीं आता था, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जिंदगी का सवाल है। फिर भी बच्चे नहीं पूछते इतना समझाने के बाद में, क्योंकि उनकी एज अलग है, 16, 17, 18 साल के बच्चे, तो उनके लिए डाउट काउंटर, कुछ बच्चे क्लास में पूछते हैं, कुछ बच्चे डाउट काउंटर पर अपनी डिफिकल्टी पूछ सकते हैं। उसके बाद ये अलग अलग डाउट काउंटर पे चला गया है ना। उसके बाद ये अपने क्लास की लाइब्रेरी, ये हमने सेकंड वेव आने से पहले और फर्स्ट वेव जाने के बाद बनाए थे, यानी ये हमने जनवरी, फरवरी, मार्च में बनाए थे। 2.5 से 3 महीने के अंदर ये पूरा कैंपस बनाया गया था लॉकडाउन के वक्त। तो ये लाइब्रेरी एक हमारा एक ऐसा कंसेप्ट है कि बच्चे कितना भी अच्छा खुद का घर क्यों ना हो, आप कितनी भी अच्छी स्टडी रूम क्यों ना बना के दो, उनकी इफिशियंट स्टडी नहीं होती। उसका दिल 2 घंटे पढ़ रहा है तो पूरी 2 घंटे पढ़े में कन्वर्ट नहीं होता, बहुत सारा समय अकेले बैठे मोबाइल देखने में चले जाता है, घर पे कोई रिलेटिव जाता उनको मिलने में चले जाता है, या फिर कंफर्ट जोन में होता है बच्चा। तो जो सीरियसनेस लेवल रहता है, जो कंसंट्रेशन जो बनना चाहिए वो नहीं बनता, क्योंकि थोड़ा रिलैक्स जोन में बच्चे पढ़ेगा। इसको कुछ बच्चे एक्सेप्शनल केस है, उनको कहीं भी रखो, कब्रिस्तान में भी लाकर रखो, तब भी अपनी पढ़ाई करेंगे, पर ऐसे सब नहीं होते, ऐसे बच्चे बहुत रेयर होते हैं। हमको सबके लिए सोचना पड़ेगा। तो हमने क्लास के अंदर एक लाइब्रेरी बनाई जिसमें 10,000 प्लस बुक्स का कलेक्शन है, ठीक है। तो 10,000 प्लस बुक्स जो ये कनेक्टेड इसके अंदर किए गए, ये सब यहाँ पे है, आप लाइव जाके देख सकते हैं। सारी चीजें रिसेंटली बाजू की जस्ट हॉल में है। और इसके अंदर अभी अगले महीने के 3 अगस्त को हम और 5 से 6 लाख की नई बुक्स ऐड करेंगे। इसमें की कुछ बुक्स जो 2-3 साल पुरानी थी, हम उनको निकाल के वो अलग अलग स्कूल को डोनेट कर देंगे। जिस स्कूल से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनके 11-12 का कुछ सेक्शंस होगा तो उनको डोनेट कर देंगे। और यहाँ पे और नई बुक्स भी ऐड आएंगी, जो नई पब्लिकेशन होगी, क्योंकि अपडेटेड बुक्स बन रहे हैं, करेक्शन होकर बुक्स बनते हैं, आपको बुक्स लेने की जरूरत ही नहीं अगर लाइब्रेरी बच्चा लगाता है। इसमें अगर हम कॉस्ट की बात करें तो 18 से 20 लाख की किताबें हैं। एक बच्चा चाहकर भी इतने बुक्स नहीं ले सकता ना घर पे, और लेगा तो रखेगा कहाँ पे, पोतों में भर के रखेगा घर पे। ये सब कलेक्शंस करना पड़ता है सही तरीके से, इजीली बुक्स मिलना चाहिए पढ़ते वक्त। तो लाइब्रेरी है, इसको लगे तो मैं थोड़ा सा ये करके भी दिखा सकता हूँ, ये लाइब्रेरी का कलेक्शन। ठीक, देन नेक्स्ट
ये बॉयज सेक्शन है पढ़ने का, डेडिकेटेड बॉयज चेंबर है पढ़ने के लिए, और इनके पर्सनल चेंबर है, और वो सेमी ट्रांसपेरेंट ग्लास है ताकि बाजू का बच्चा को गलत करता तो उसके बाजू के बच्चे को दिखे, और डिस्टर्ब भी ना हो, मतलब डिस्टर्ब भी ना हो और पूरी प्राइवेसी भी ना मिले, ताकि बच्चा अपने चेंबर में बैठ के मोबाइल कुछ गलत कर यूज, हालांकि मोबाइल अलाउड नहीं है क्लास के अंदर, पर ये पर्सनल चेंबर ताकि डिस्टर्ब में, ये ऐसे पर्सनल चेंबर एक एक बच्चे को दिए जाते हैं। ऑल कैंपस इज कम्प्लीटली एसी, बाजू में हॉल है, आप जाके देख सकते हैं। ये एम्बियंस बच्चों के पढ़ने के लिए बनाया गया है। ये बॉयज सेक्शन था और ये सेपरेट बाजू में गर्ल्स सेक्शन है। तो लाइब्रेरी के लिए हमने गर्ल्स और बॉयज को अलग रखे, क्लास पहले से इन बातों का, क्योंकि अपने ऊपर जो समाज है, जो संस्कृति, उसका काफी इम्पैक्ट है, तो हम बहुत सारी चीजों में जहाँ पे जरूरत है वहाँ आइसोलेट रखते है ना। तो बॉयज सेक्शन अलग है अपने पर, गर्ल्स सेक्शन कम्प्लीटली अलग है, ताकि लड़कियों को ऐसा मतलब कंफर्टेबल लगे पढ़ते। तो गर्ल्स सेक्शन अपने यहाँ पे पूरा कंप्लीट, दोनों में बैठने की कैपेसिटी मिला के 250 से 300 बच्चों की, और इस हॉल को भी हम पैरेलल ऑप्शनल लाइब्रेरी क्रिएट करें, इसके अंदर भी हम सिस्टम अरेंजमेंट चेंज करेंगे, क्योंकि क्लासेस शुरू होगी करके काम नहीं कर सकते, जो भी छुट्टी आएंगे 2-4 दिन की, इसमें क्लास के सिस्टम को चेंज किया जाए ताकि बच्चे यहाँ पर भी कंफर्टेबल पढ़ सके। अगर वो फुल भी होते हैं तो एट अ टाइम 600 से 700 बच्चों की पढ़ने की अरेंजमेंट हम कर रहे हैं क्लास के अंदर। अभी वहाँ पे एट अ टाइम 300 से 300 बच्चे पढ़ सकते हैं, 300 बच्चों की अरेंजमेंट इस हॉल के अंदर की जाएंगी बैठने के लिए। ये हो गया अपना गर्ल्स सेक्शन। उसके बाद में चौधरी कोचिंग क्लास का एक बेहतरीन ऐप बने हुआ है, उस ऐप पर ये जो हर लेक्चर जो होते हैं उनका पूरा शेड्यूल यहाँ पर आ जाता है, और जब कोई वीडियो प्ले होता है तो उसके साथ उसकी बोर्ड की, जो हम बोर्ड पे पढ़ाते हैं, तो जो नोट्स बनती है, तो पहले जमाना हुआ करता था बच्चे नोट्स पे से लिख लिया करते थे, अब हम नोट्स लिखने के अलावा भी अगर वो नोट बच्चों फिर से लिखना है तो नोट्स की जो पीडीएफ फाइल बनती जाती है, जो टीचर ने खुद लिखे हुआ है, वो पीडीएफ फाइल उस वीडियो के साथ अटैच की जाती है। बच्चा जब चाहे तब घर पे 24 घंटे में कभी भी ओपन करके देख सकता है। यानी क्लास में कोई लेक्चर पढ़ाना होगा, जैसे मेरा लेक्चर हो गया अभी, अगर पेरेंट्स को उस वक्त ध्यान नहीं था तो उसको लगने फिर से देखना है करके, क्या वो बच्चा घर पे आके पर्टिकुलर वो लेक्चर फिर से देख सकता है, और उसके साथ जो नोट्स है वो नोट्स भी अटैच होती है। ये सारी प्रक्रिया अपने ऐप पर अवेलेबल है। ये ऐसे नोट्स बनती है, केमिस्ट्री की नोट्स है, ये आपके सामने बनी हुई। इसको थोड़ा जूम करके दिखा दो सब, ये केमिस्ट्री की नोट्स है, तो ये भी बच्चा घर बैठ के देख सकते हैं। ये सारी एज इट इज होती है, मतलब एज इट इज सब मिल जाएगा उनको, पिछले महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का। उसके बाद अगली नोट्स ये हमारे बायोलॉजी की, जरा इनको जूम करो, जरा हाथ का पंजा दिख रहा है ना, जूलॉजी के स्केलेटन पड़ा है, बहुत सारा रिस्क दिख रहा है मुझे इंसान को, ठीक है। तो ये एक जूलॉजी का, देन ये फिजिक्स का, मेरे ख्याल से मैथ्स, चलो मैथ्स का है, और फिजिक्स का पहले चलेगा, चलो ठीक है। ये फिजिक्स का था, ओम सर, चलो ठीक है। ये इनके तो ऐसे आपके लेक्चर के स्लाइड है, मतलब पीडीएफ बनते हैं, ऐप पे मिल जाती है। ये सारी चीजें सिंगल बटन क्लिक पे मिलती है। आपके बच्चों को ये हासिल करने के लिए माउंट एवरेस्ट पे नहीं चढ़ना पड़ता, घर पे मोबाइल में ऐप रहता है, ऐप के अंदर इंस्टॉल करके फटाफट देख लेंगे। ये फैसिलिटीज हम मतलब वीडियो भी देख सकते हैं लेक्चर फिर से, और नोट्स भी मिलती है घर पे देखने। मैंने हो सकता बच्चा कभी कभी कोई पॉइंट को गलत लिख ले, उसको डाउट है कि मैंने गलत लिखा, सही लिखा, तो फिर नोट्स ओपन करके देख सकता है। यानी ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन मोड, क्योंकि ये फैसिलिटी उन बच्चों के लिए घर पे लेक्चर देख, बट ये फैसिलिटी ऑफलाइन बच्चा भी यूज कर सकता है, ये सभी के लिए। और ये हमेशा रहेंगे। ये लॉकडाउन की डिस्कवरी है, मतलब अगर आप क्रिएटिव है तो नहीं तो कुछ लोग लॉकडाउन नाम पे भी घर के अंदर बैठे हुए हैं और वो ये सोच रहे कि मैं जिंदगी ऐसी निकाल लूं करके, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। फिर उन्हें आखिरी में क्या पाया और क्या खोया इसका तो हिसाब ही नहीं फिर बाद में। तो ये हो गया। देन प्रीवियस ईयर, अब एक स्पेशल मैं आपको फीचर्स बता दूं, हमने इस साल से शुरू करे। अब तक के जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के चैप्टर्स है, 100 चैप्टर्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, और मैथ्स की भी उतनी 100 जेईई में नॉलेज। तो इन चैप्टर्स पर अब तक के पिछले 5 से 10 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं, शॉर्टकट में उसको पीवाईक्यू कहते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो एक चैप्टर में, समझो मोटा मोटा एक चैप्टर बताता हूँ, केमिकल बॉन्डिंग है, अपने बच्चों को, तो उसमें 50 से 60 क्वेश्चन अब तक के पूछे गए। तो वो 60 क्वेश्चन को हमारे यहाँ के टीचर्स स्क्रीन पे लाके उसका सॉल्व करके वीडियो बनाया हुआ है।
अब बुक में तो मिल जाता सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन, पर कोई समझा के दे तो टीचर्स ने वो सॉल्व करके उसके वीडियो शूट किए हुए, और काफी वीडियो बने ऐसे, मोर देन 1000 बन जाएंगे वीडियो सब मिला के पूरे 2 साल के अंदर। एक चैप्टर है, बच्चे ने पढ़ लिया, पर अब उसको ये देखना है कि इस चैप्टर पे अब तक के पिछले 5-10 साल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, तो उसका एक आइडिया होना चाहिए। तो फिर वो वीडियो, वो भी क्वेश्चन का सेपरेट डेडिकेटेड हमने सॉल्व करके वीडियो बनाया। और प्रीवियस ईयर के अलावा जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर क्वेश्चन आते हैं, जो बहुत स्पेशल क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से फाइनल पेपर में क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो पूरे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करके हमने वीडियो बनाए हुए। तो 2 टाइप के वीडियो बने हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन। और ये सब चैप्टर, सब सब्जेक्ट के सब चैप्टर की वीडियो शूट करके रख रहे हैं। आधे से ज्यादा काम हो चुका पिछले 2 महीने के अंदर, और अगले 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा। तो आपके बच्चों 2 साल तक के घर बैठ के देख सकते हैं, यानी जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे क्वेश्चन है देख सकते हैं। ये फैसिलिटीज है। उसके बाद अगला सर, अब वेल डिजाइन क्वेश्चंस ऑन एनसीईआरटी। मैं आपको कुछ एडिशनल बातें बताता हूँ। बच्चे फिर भी चाहते हैं सभी लाइब्रेरी में बुक्स, पता घर पे बुक्स हमको पढ़ने के लिए चाहिए, तो हमने सभी अपने जो एनसीईआरटी बुक के बेसिस पे जो बहुत अच्छे लेवल के कंटेंट है, वो सब हमने हमारे ऐप के अंदर इंस्टॉल करके रखे हैं। बस आपके बच्चों का ऐप ओपन करके देखना है कि उसको कौन से चैप्टर पर का क्या देखना है। सारा कंटेंट अगर आप वो परचेज करने जाएंगे ना, तो एक बच्चे को 25 से 30 हजार रुपए खर्चा करना पड़ेगा सिर्फ कंटेंट के लिए। वो फ्री में अवेलेबल है आपकी ट्यूशन फीस के अंदर। आप आपके बच्चे के ऐप में लगे तो डेमो देख सकते हैं, आप किसी भी डेमो मोबाइल में डेमो देख सकते हैं। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रेफरेंस सब एक चैप्टर पर, मैंने केमिस्ट्री में एक चैप्टर पे 4 टाइप की नोट्स दी हुई, तो 32 चैप्टर पे समझ लो कितनी नोट्स होगी। मतलब एक चैप्टर पर 4 टाइप की नोट्स, केमिकल बॉन्डिंग में 4 मिल जाएंगे, उसमें जिसकी लैंग्वेज जिसको इजी लगी बच्चा उसमें से पढ़ ले। ये हमारे पढ़ाने के बाद ऑल दिस आर द फैसिलिटीज। यूज कितना करना है बच्चों को डिपेंड करता है। आपको लगेगा कि ये फैसिलिटी इतनी होने बाद में उसको जाने की जरूरत ही नहीं कुछ। एक चैप्टर पे 4 नोट्स, और अगर डेमो नोट्स का देखा, मैं डेमो भी दिखा दूंगा आपको कैसी नोट्स रहती करके। और एक नोट जो है, एक चैप्टर की एक नोट्स 80-80, 100-100 पेजेस की है, समझ में आ रहा है? ऐसे एक चैप्टर पे 4 नोट्स, और सब क्वालिटी मटेरियल, उसको स्टडी मटेरियल के नाम से जानते हैं। आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है, और वो चैप्टर पढ़ाना होने के बाद आपको देखना। उसके बाद एक मिनट सर, अवेलेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन ऑन द सेम डे ऑन सीसीआर। आपके बच्चों का हम जो पेपर लेते हैं, टेस्ट पेपर लेते हैं, वो पेपर होने के बाद भी ऐप पे अपलोड कर देते हैं, उसके आंसर की भी अपलोड कर देते हैं। बच्चों को फिर से कोई क्वेश्चन में डाउट है, पेपर उसके पास में नहीं है, तो ऐप के अंदर क्वेश्चन होता है, उसको उस पर से डाउट पूछना है तो ऐप पर दिखा के भी टीचर से क्वेश्चन पूछ सकता है ना। पेपर आपके पास में था, फिर पेपर घर पे भूल गए, मेरा पेपर तो नहीं, फिर डाउट कैसे पूछेंगे? ऐप के अंदर पेपर अवेलेबल है। अब मतलब इस बात को समझ रहे होंगे कि कितनी चीजों का इसके अंदर ख्याल रखा गया करके। अब सिर्फ एक ही काम है, बच्चे का पढ़ने का काम है, सारी टेक्नोलॉजी। और आने वाले 6 महीने के अंदर हम और नया रिसर्च कर रहे हैं। अभी इतना अगर कोई फैसिलिटी किसी एक क्लास में आपने रिजर्व में दिखाई दी, तो मैं आपके बच्चों की फीस पूरी फ्री कर दूंगा, और नहीं तो फिर आपको पूरी फीस देना पड़ेगी। और आगे भी हम ऐड करेंगे। मैं कोई ये नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल में क्या है कि हमने बदलते वक्त के साथ साथ क्लासेस में बहुत सारी चीजें बदले करके लॉकडाउन का इफेक्ट चौधरी कोचिंग क्लासेस पे नहीं हुआ, बाकी अदर सारे बड़े बड़े सिस्टम फ्लैप हो गए। कारण ये कि वो कुछ हाथ पैर मारेंगे तो कुछ कम चलेगा ना। तो ये एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजी लाए हमने, ये बस बच्चे का 2 साल तक के पढ़ने का काम है, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से सपोर्ट मिल रहा है क्लास का, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और मैं एक बार आपको बात बता दूं, ये सबसे स्पेशल पॉइंट है जो मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ। अगर एक आधा पेपर हो नितिन सर एनसीईआरटी बुक वाला कि अभी चौधरी कोचिंग क्लासेस के पिछले 17 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, हमने इसके पहले के जो क्वेश्चन पेपर बनाए थे हमने सब क्लोज कर दिया, बंद। और इस साल से एनसीईआरटी बुक बेस सब क्वेश्चन नए बना रहे हैं, और टीचर खुद सिलेक्ट कर करके बना रहे हैं, और उसमें एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर डाला रहता है कि ये क्वेश्चन कौन से पेज नंबर पे बनाया हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको दिखाना है डेमो तो ये देख लो, केमिस्ट्री लॉस। चलिए ये ठीक है, नहीं भी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है
ये उसके 4 ऑप्शन है। ये पेज नंबर 145 लिखे हुए हैं, थोड़ा बड़ा करो उसको पेज नंबर, क्योंकि पेज PG 1 मतलब ये है पेज नंबर 145। तो आप बच्चे को अगर लगा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में सही बने हुआ है कि नहीं बने हुआ है, तो घर पे आके पेज नंबर 140 पे ओपन करके देख लो, उसको उस क्वेश्चन से रिलेटेड पूरी थ्योरी दिख जाएंगे, फिर उसको ये समझ में आ जाएगा कि अपने कौन ये क्वेश्चन गलत कहा था। और चूंकि मैंने आपको बताया ना कि आपको जैसे अभी कैसा जमाना आ गया है कि आपको शूट नहीं करना है, आपको टारगेट के सेंटर जाके शूट करना है ना। एनसीईआरटी बुक में पेपर आ रहा तो आपको एनसीईआरटी बुक के लाइन बाय लाइन को ऐसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करके शूट करना पड़ेगा। कंटेंट पढ़ना अलग बात है, बट क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। मैं थ्योरी पढ़ लिए और फिर उस पर के क्वेश्चन वो हम इतना क्लियर कर रहे, इसमें झूठ तो हो ही नहीं सकता, कुछ पेज नंबर के साथ डालते हैं। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन, खासतौर पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री की हर टेस्ट जो पेज नंबर के साथ रहेंगे। फिजिक्स के अंदर 50% रहेगा, 50% फिजिक्स पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी बहुत अलग है, इसलिए बच्चों फिजिक्स हार जाता है। बच्चे बायोलॉजी के चश्मे से फिजिक्स को पढ़ते हैं। बायोलॉजी अलग तरीके से पढ़ाया था, केमिस्ट्री अलग तरीके से पढ़ाया था, फिजिक्स अलग तरीके से पढ़ाया था। केमिस्ट्री बायोलॉजी में कुछ हद तक सिमिलरिटी आ सकती है, फिजिक्स में बहुत कम है। बट फिजिक्स के अंदर भी हम देखेंगे तो पिछले 2-3 सालों से एनसीईआरटी बुक पर के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, और अपने आगे टीचर एनसीईआरटी बुक के बाहर का फिजिक्स पढ़ा दें, और फिर एनसीईआरटी बुक में अगर फिजिक्स पढ़ाएंगे बच्चों को तो थोड़ा हार्ड लगता है, पर वही पेपर में आता है। तो यहाँ पे 2 तरह की बातें होती है, बच्चों को फिजिक्स अच्छा लगता, समझ में आ रहा है, और टीचर अच्छा पढ़ा रहा है। मेरा कहना है कि पेपर में जो आ रहा है वो टीचर पढ़ा के पहले चेक कर, मतलब फिर आपके काम का। टीचर लोग क्या करते हैं फिजिक्स के अंदर खासतौर पर बाहर वो बच्चों को पढ़ाते जो बच्चा समझ सकता है, फिर बच्चा ये समझता है टीचर अच्छा पढ़ा रहा, पर वो एक्चुअल फ्रेम क्या है एनसीईआरटी बुक की वो नहीं पढ़ा, वो पढ़ना चाहिए। वो थोड़ा सा कड़वा है पर दवा काम की रहती है। बच्चे क्या करते हैं अगर जो इजी चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें की थ्योरी पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल नहीं पढ़ाएंगे। आसपास ही फिजिक्स की 1-2 क्लासेस है, पूरे 2 साल तक की थ्योरी चलती है, और थ्योरी में 45 में से 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं, और 35 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के आते हैं, और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं होती है। फिर बच्चा 2 साल तक अगर फिजिक्स समझ में अच्छा तो थोड़ा आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। मैंने जस्ट क्वेश्चन बताया, मैं किसी को ऐसा क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा, बट एक फैक्ट बताना चाह रहा कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए। तो ये है पॉइंट्स अपने रिलेटेड टू एनसीईआरटी कंटेंट। नेक्स्ट, अब ये आपके काम की बात, सबसे काम की बात आपके, हर पेरेंट चाहता है कि अपना बच्चा क्या करे, ये अपने को बिल्कुल ऐसा सॉफ्टवेयर मिल जाए कि अपना बच्चा कहीं भी जाए अपने को पता हो कि क्या कर रहा है। चौधरी कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपको यहाँ पे क्लासेस के 3-4 स्टाफ मेंबर के नंबर अवेलेबल रहेंगे। आप कहीं भी रहो, अमेरिका में रहो कि इंग्लैंड में रहो कि नेपाल में रहो कि दापकी रोड पे रहो कि अकोट 5 में रहो, आप वहां से फोन करके पूछ सकते मेरा बच्चा क्लास में है या नहीं, मगर आपके बच्चे को पता करना, क्योंकि अभी क्या दौर है सारा वॉच आपको 24/7 रखना पड़ेगा, तो फैसिलिटी होगी ऑफलाइन वाले। तब बगैर किसी यहाँ पे इतने 35 लोगों का स्टाफ है, 4-5 लोग डेडिकेटेड आपके फोन के लिए रखे, आपको उनका यूज लेना देना। सेकंडली, अब ये होगा फिजिकली प्रेजेंट है या नहीं। अब एजुकेशनली कितना बच्चा कर रहा, तो आप सभी पेरेंट्स को हम एक लिंक देंगे जो आपको 2 साल तक के आपके पास ही रखना है, सेव करके। वो भी हम बताएंगे कि बहुत सिंपल है। वो लिंक ओपन करने के बाद में आप डायरेक्ट क्लास की वेबसाइट पे चले जाएंगे और आपको आपके बच्चे का सिर्फ रोल नंबर डालना है और क्लास डालना है। जैसे आप रोल नंबर और क्लास डालेंगे तो आपको आपके बच्चे का फोटो और हम बच्चे के पापा का फोटो भी डाल रहे हैं। ये इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जब मेरे पास कोई पेरेंट्स आता है और किसी बच्चे की इंफॉर्मेशन निकालता है तो पहले मैं ये चेक करूंगा कि जिसकी इंफॉर्मेशन निकालो दोनों वही चेक है। आजकल पेरेंट्स के क्या रहता है, मतलब ऐसा अपने क्लास पे नहीं होता, पर हम इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल रखना चाह रहे हैं ताकि किसी के बच्चे के मार्क्स उसी के पेरेंट्स को पता चले। तो अगर मार्क्स खराब है तो वो पेरेंट्स फिर मोहल्ले में जाके बताता है दूसरे ने इन्फॉर्मेशन निकाल लो, फिर आप जो ख्याली दुनिया में जीते तो डिस्टर्ब हो जाएगा फिर आपका। तो हम चाहते हैं इसलिए हम बच्चे के पापा का, यहाँ हम सिर्फ पेरेंट्स के बोल के पापा का नंबर ले रहे हैं। अगर किसी के पापा ना हो तो अंकल वगैरह जो है, यहाँ पे मम्मी लोगों किसी का फोटो नहीं ले रहे, सिर्फ बच्चे के पापा का नंबर ले रहे हैं ताकि हमको पता रहे कि जो पेरेंट्स हमको बार बार मिलते कौन से बच्चे के कौन से पेरेंट्स से करते।
तो थोड़ा विजुअलाइज होने के लिए। उसके बाद आपको ये पूरा आपका ये डिटेल मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसा थोड़ा जूम करो सर इसको। ये आपका रोल नंबर बच्चे का, ये बैच, ये टेस्ट मतलब कौन से दिन बनाया गया, ठीक है। इसके बाद सर थोड़ा इसको नीचे लो, ये बात तो आपको पूरे 2 साल में आपको नींद में से उठ के ख्वाब देख के पूरा अपना बच्चा पढ़ नहीं रहा है, फिर अपने मोबाइल में लिंक जाएगी, ओपन करें, आपका बच्चा रोल नंबर देना, तो आपको उस दिन तक के जो टेस्ट है सबका रिकॉर्ड मिल जाएगा ऐसे देख लीजिए घर बैठे। वैसे ये चीजें आपके मोबाइल पे भी आते रहेंगे मैसेज बोल के, पर मोबाइल में बहुत सारे मैसेज आते रहते तो देखना पड़ता कहाँ है। मोबाइल आप चेंज भी कर सकते हैं तो उसमें चले जाते। तो ये सब चीज आप कहीं भी कुछ भी कर लो, ये आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं बच्चे को 720 में 614 है, 582 है, 674 है, 683 मार्क्स है 720 में से। ये वो स्टूडेंट का हमने यहाँ पे आपके सामने पोर्टफोलियो ओपन करें जो 2020 का स्टूडेंट ऑफ द ईयर है अपने क्लास यश सोन कुचड़े। इसके बदले उनको 5000 का कैश प्राइज मिला 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के दिन। हमने 2020 से एक नया कंसेप्ट शुरू करे, जो बच्चा पूरे साल भर में पूरे 11-12 रिपीटर मिला के अच्छा परफॉर्म करेगा उसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर का प्राइज देने वाले, ट्रॉफी भी दे रहे, फेलिसिटेशन भी होता है और कैश प्राइज भी मिलता है। तो 2020 का ऑलरेडी हो चुका, अब 2021 का होना बाकी है। हर साल में एक बच्चा रहता है जिसको मतलब उसके रेगुलरिटी, क्लास में कितना रेगुलर है, टेस्ट में कितना 100% प्रेजेंट है और मार्क्स कितने आ रहे हैं, मार्क्स भी देखना पड़ता है ना। ये सब चीजों को मिला के ये जो लड़का मैंने जिसका आपके सामने ओपन कर यश सोन कुचड़े, ये नागपुर के पास के गांव को मोजरी करके गांव का नाम मोजरी नवे सर मोजरी ना वहां का, तो वहां का बच्चा है। तो ये अभी इस बच्चे से 2021 के नीट के अंदर हमको मतलब स्टेट रैंक लेवल की एक्सपेक्टेशन है। फिर भी आगे जो हम देखेंगे उसका परफॉर्मेंस काफी एक्सपेक्टेशन हम करते हैं कि इस बच्चे ने 720 में से ये 680 से 700 तक क्रॉस कर सकता है फाइनल नीट के अंदर। और इसको मिलेंगे ना पर्सनली तो आपको खुद को फील होगा कि इतना टैलेंटेड होने के बावजूद कितने इसके पैर जमीन पर रहे। द पोलाइटनेस जिस तरह से बात करेंगे आपसे तो आप गेस ही नहीं कर पाएंगे कि ये इतना टैलेंटेड है। और मैं बच्चों ये समझाना चाहता हूँ कि आपके पास जब कोई चीज आती है तो उसको पचाना सीखो। हम बहुत जल्दी फॉर्म में आ जाते हैं, वो चीजें तो बचना चाहिए। तो ये जो स्टूडेंट है ये उसका जस्ट ये सभी पेरेंट्स अपने बच्चों का रिकॉर्ड घर बैठ के चेक कर सकते हैं। ये फैसिलिटी हम आपको अभी से प्रोवाइड करेंगे, मतलब आपको किसको पूछने की जरूरत नहीं, आपके बच्चे के मार्क्स कितने आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो कहना चाहता हूँ कि आपने लिंक ओपन करके मार्क्स ओपन करना, अपने बच्चे से बात करना, बेटा स्कूल क्लास जा रहे हो, टेस्ट दिया हो, फिर एब्सेंट कैसे क्या गए, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट दिखना चाहिए सब, मार्क्स भी दिखते हैं। समझ में ठीक है। तो इसके बाद अब कुछ बच्चों को समझो, पेरेंट्स अगर ये देखते हैं कि भाई आपके बच्चे के मार्क्स का रेशियो कैसा है, तो देखो ये फिजिक्स केमिस्ट्री के मार्क्स 180 में से रहते क्या दिखता ना 180 में से 150 के रेंज में मार्क है या 150 के ऊपर है, तो ना 150 ये 150 के ऊपर ही है आउट ऑफ 180। और बायोलॉजी के जो मार्क्स है वो 360 मार्क्स का आता है। तो हमने ग्राफिकल एनालिसिस भी दिए कि ये देखो इसके जो मार्क्स है 300, ये लक्ष्मण रेखा 300 की आ गई, तो इसके 360 में 4 बार 300 के ऊपर ही मार्क। अब गलती से बायोलॉजी में एकांत अगर आप ये ऐसा मिल जाए आपको बच्चे का तो समझ आना इसके बाद 200 के नीचे आ गए। वो जो मार्क्स है पूरे उनको ग्राफिकल एनालिसिस के तौर पर घर बैठ कर देख सकते, किसको पूछने की जरूरत है। मतलब आप मार्क्स भी एक करके मार्क्स भी देख सकते हैं। ये ग्राफ पर तो आपको 1 मिनट के अंदर समझ में आता है, ये लाइन ऊपर देखनी होगा। तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री की लाइन ये छोटी जो दिख रही है तो इनके मार्क्स 180 है, 180 में से ये 180 में से ये 360 में से। और आप चाहो तो हम इसको अलग अलग भी करके दे सकते हैं 100 मतलब जो भी लाइन है। अब यहाँ बच्चे के समझे 3 लाइन यानी 3 टेस्ट के मार्क्स, इसमें पहली लाइन ये ऐसी है, दूसरी उससे कम है और तीसरी उससे कम है, मतलब समझ आना तरक्की पे मतलब मार्क्स कम आ रहे इसके। ये और मार्क्स अगर बढ़ रहे या कांस्टेंट है और कांस्टेंट भी जो बढ़ रहे मतलब समझ में आ रहा है इसके मार्क्स मेंटेन है और बढ़ भी रहे। तो ये ग्राफिकल एनालिसिस आपको अपने वेबसाइट से मिल जाएंगे एक लिंक के द्वारा। आप 1 मिनट के अंदर ओपन करके घर पे जब चाहो तब देखो। अभी आपके बच्चों एक ही टेस्ट तो जो साल भर 2 साल भर जो टेस्ट हुए 50-100 टेस्ट सबका एनालिसिस आपको घर बैठे देखने के मिलेगा पेरेंट्स।
और ये लिंक के अलावा हम पेरेंट्स के लिए एक ऐप भी बनाएंगे। ऐप के ऊपर भी आपको एक इंस्टॉलेशन मिलेगा, तो उसके अंदर भी और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। ये सारी चीजें थी अपने पेरेंट्स के लिए खास तौर से। नेक्स्ट, ये एक चीज बहुत स्पेशल हमने 2021 में लॉन्च की है, इसके बारे में एक स्पेशलिटी बता देता हूँ मैं आपको। ये वो चीज है जिसमें जो डिफिकल्ट कंसेप्ट है एनसीईआरटी बुक के अंदर, तो उसको एक स्टैंडर्ड सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज के अंदर एनिमेशंस के फॉर्म में बनाया हुआ है। कुछ चीजें ऐसी रहती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में क्या थोड़ी सी बोरिंग होती है, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एनिमेशंस की मदद से वीडियो बनाई जाती है। उसमें अगर हम इसको प्ले करेंगे तो बच्चा काफी अच्छे तरीके से इंटरेस्ट ला सकता है। आप भी देखेंगे, आपको मजा आएगा पढ़ने के लिए। तो ऐसे 1100 से ज्यादा वीडियो, 1100 से ज्यादा वीडियो फ्री में अपने क्लास के ऐप पे बच्चों के लिए अवेलेबल, एक हम प्ले करेंगे। इस तरह उसको प्ले करेंगे तो वीडियो के अंदर आपको दिखेगा कि किस तरह से मतलब बच्चों को एनिमेशंस के फॉर्म में, अदर देन टीचिंग में हम यही नहीं पढ़ा रहे, पढ़ाने के बाद वही चीजें एनिमेशंस के फॉर्म में भी अवेलेबल है। साउंड बढ़ाओ। In this module, the cardiac cycle starts with the four chambers in a relaxed state or joint diastole. Atrial pressure causes the bicuspid and tricuspid valves to open. This allows blood to flow from the vena cava and pulmonary vein into the right and left ventricles through the right and left atria respectively. The semilunar valves are closed at this point. To the ventricles through the bundle of His. So cardiac output equals the product of the stroke volume and the number of beats per minute. In a healthy individual, the cardiac output is 5 meters per minute. But our body has the ability to increase cardiac output by 4 to 5 times during exercise use of the body.
This cause of dystole also causes the opening of the semilunar valves of the pulmonary artery, producing an action potential. ये जस्ट एक डेमो था। ये ऐसे 8-8, 10-10, 12-12 मिनट के 1100 से ज्यादा वीडियो है और सभी सब्जेक्ट पर है। ये इसलिए है, इस वीडियो की खास बात है, एक बच्चे ने इस वीडियो को 2 बार देखा तो उसको इसका साइंटिफिक वे समझ में आता। इसके बाद जो लास्ट में जो थ्योरी देवी थी इसकी, वो एनसीईआरटी बुक की एक लाइन है जिस पर वीडियो बने हुए हैं। यानी ये कि हम आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ रहे, तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी रहती है टीचर चाह कर भी बोर्ड पे समझा के नहीं दे सकता, तो उसको एनिमेशंस के फॉर्म में समझा के देना चाहिए। तो इससे डिफिकल्ट कंसेप्ट जो है ना बहुत दिनों तक के ध्यान में रखा, इसका दुष्यम बन जाता दिमाग के अंदर, इसको विजुअलाइज इफेक्ट कहते हैं। तो इससे क्या होता है, डिफिकल्ट चीजें उसको ध्यान में रहेंगी, समझ में भी आएंगे और ध्यान में भी रहेंगे और उसका मैकेनिज्म समझ में आएंगे। वैसे भी आगे चल के बच्चों जब एमबीबीएस वगैरह में नंबर लगेगा तो ये सारी चीजें तब भी बहुत काम में आएंगी। तो ये टेक्नोलॉजी भी अपने ही क्लास में अवेलेबल है, कहीं पर नहीं है। इसके बाद जूलॉजी के लिए खास तौर पे एक 3 डायमेंशनल जो कंसेप्ट है वो एक आपको हम दिखाना चाहेंगे कि अपने बॉडी पार्ट्स, ये तो वीडियो के फॉर्म में था, बट जब जूलॉजी में 7 चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी एनाटॉमी पर 7 चैप्टर है, जिसके अंदर मोस्ट से कितने क्वेश्चन अफेक्टेड उससे Nearly 30 to 40%. 90 में से nearly 40 questions. यानी 90 में से 40 क्वेश्चन, यानी कि 160 मार्क 720 में से 360, मतलब 180 में से समझो मतलब 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के ना, तो 40% क्वेश्चन उस पर आता है। तो उसके लिए अपने क्लास पर बहुत अच्छे तरीके से 3 डायमेंशनल चीजें हैं, बहुत सारे उसको समझाएंगे। फिर जो जूलॉजी टीचर ज्यादा अच्छा मेरे से समझा पाएंगे आप, ये सिर्फ 1-2 मिनट के अंदर दिखाएंगे क्या फैसिलिटी। नमस्कार सर। अभी फिलहाल जो 21-23 की बैच है, अभी इनका जैसे बच्चे सामने बैठे हुए, उनका लोकोमोशन और मूवमेंट वाला चैप्टर हो चुका मोस्टली है, जैसे रिलेटेड उसमें बोन्स और बोन्स का अरेंजमेंट। ठीक है, हाँ यस, ठीक है, हाँ यस, तो कोई भी अबाउट पॉइंट है, जैसे अभी ये हाँ, तो बोन्स का पूरा अरेंजमेंट होने के बाद एक बेसिक व्यू क्लियर करने की, जैसे अरेंजमेंट में 206 बोन्स रिलेटेड बॉडी, जस्ट मिनट, तो पूरा अरेंजमेंट, पूरा बोन्स का पहले तो अभी आपने देखा कि रिलेटेड टू डायग्रामेटिक वर्क होगा। डायग्रामेटिक रफ वर्क, रॉ वर्क में पूरा ओवरऑल रिलेटेड उनको डायग्राम वर्कआउट किया जाएगा, रिलेटेड लेबलिंग, बॉडी पे पोजीशन, और ये बाद में ओवरऑल उनको एक बेसिक विजुअलाइजेशन सबसे पहले, यानी जो पार्ट हमारा हो चुका उसमें लास्ट में ये दिखाया गया। ओके, इट इज नॉट रिलेटेड द फर्स्ट वर्क, ठीक है, सबसे लास्ट में ये इसलिए कि ओवरऑल पहले अगर आपका बॉडी वर्क क्लियर है तो एट द टाइम ओवरऑल ये लास्ट वाला जो इंपैक्ट, जैसे अभी सर ने कहा, दैट इज विजुअलाइज इफेक्ट। हमने पहले सुनाया, हमने पहले वर्क किया, अभी उसका एक लास्ट विजुअल इफेक्ट कि जो एक्चुअल बॉडी में क्या है और उसको थोड़ा सा ज्यादा परमानेंट मेमोरी में लेके जाने के लिए ये सभी इंपैक्ट मदद करते हैं। ठीक है, इसमें जैसे अभी ये बोन्स का रिलेटेड पार्ट है, बॉडी का एक पार्ट इसमें भी ओवरऑल मेंशन किया हुआ है, जैसे सिंपली रिलेटेड टू स्कल, ठीक है, जैसे जो कौटी हम जिसको कहते, तो रिलेटेड बोन्स उनका हर एक का एक लोकेशन, यानी हर एक सभी प्रकार का ऑल ओवर व्यू, बॉडी कैविटी के इनसाइड व्यू का भी प्रेजेंस, जैसे अभी ये छाती के अंदर का भी, ठीक है, तो रिब्स और वगैरह अरेंजमेंट तो हो जाएगा, फिर अंदर का होगा बहुत स्पेस किस तरह से, ठीक है, दैट रिलेटेड, यानी लंग्स और हार्ट इनको रखने के लिए और जगह। पॉइंट इतना ऑल ओवर ये बेसिक मीडियम मदद क्या करेगा, बच्चे को रटी रटाई बातों से थोड़ा सा कंसेप्ट स्टोर करने में मदद करेगा, ठीक है, दैट मेक द स्टडी, क्योंकि 2 साल तो हम यूज कर लेंगे 11th एंड 12th, कभी कभार ऐसा भी होगा कि उस बच्चे को उसका जो अप्रोप्रिएट और टारगेट और मार्क्स है वो नहीं मिलते, तो एट द टाइम 1 साल तो पकड़ लीजिए और रिपीट होगा, यानी अगर एक बात उसको 3 साल तक पकड़नी है तो एट द टाइम इट शुड बी इन अबाउट सच अ परमानेंट मेमोरी। तो परमानेंट मेमोरी में अगर लेके जाना है तो इस तरह से 2-3 इंपैक्ट अच्छे से काम करते हैं, उसमें से ये अपना एक सबसे अच्छा ऑल ओवर मीडियम जो एक प्रॉपर लेवल पे बच्चे का मेमोरी करने में मदद करेगा। ठीक है, थैंक यू। ओके, यही मैंने अभी ऑल ओवर छाती का पॉइंट स्प्रेड कर लिया। सेकंड
अभी जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पॉइंट भी अभी शुरू हो चुका है, यानी जिसको हम पचन संस्था वगैरह कहते हैं। अच्छा ओके, इसमें अभी जैसे सभी प्रकार का स्कल भी आ रहा है, दांतों का अरेंजमेंट है, टीथ है वगैरह, यानी रिलेटेड, नॉट ओनली रिलेटेड स्कल, बॉडी के अलग अलग सभी प्रकार के पार्ट्स का प्रेजेंस इसमें भी होता है। डाइजेस्ट सिस्टम का पार्ट। अभी जो हमने नया चैप्टर शुरू किया, जैसे बताया कि न्यू कमर्स है, उन सबको पिछले चैप्टर्स का बैकअप या फिर उस पॉइंट से थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है, तो सिंपली एक नया चैप्टर शुरू किया जिसको हम पचन संस्था कहते हैं। पहले उसका सेम वन अरेंजमेंट, पहले उसकी फ्लो डायग्राम। आप भी अभी जैसे हम सभी मेरे क्या ऐसे लेक्चर्स ऑनलाइन पे अगर पेरेंट्स थोड़ा थोड़ा दिख रहे हैं, तो सभी हम आपसे पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुके। आप पहली बार ऑल ओवर सिर्फ हमसे फेस टू फेस हो रहे हैं, जबकि आप सबने हमको ऑल ओवर घर पे पहले ही देखा हुआ। ठीक है, तो दैट द वर्क रिलेटेड टू सिंबल। डाइजेस्टिव सिस्टम का पहले वर्क हो गया, अभी उसमें ह्यूमन बॉडी रिलेटेड पार्ट किस तरह से रखा हुआ है कि रिलेटेड राइट अपर एब्डोमेन, लिवर, ये सब पहले बताया जाता है, बाद में ऑल अबाउट रिलेटेड वर्क ऑन दिस वन। ठीक है, सब विषय में। तो एक अच्छा मीडियम जो बच्चे की कंसेप्ट बनाने में और मदद करता है। तो ये वट एवर दैट स्ट्रक्चर्स आपको डायग्राम दिखाने का डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ नहीं, आगे अभी इसमें पूरा होगा। Yes, जो अभी बच्चे 20-23 वाले बैच, जो भी बैच है, उनको ये पूरा आइडिया ओवरऑल ऑटोमेटिक क्लियर होते हैं। कंसेप्ट क्लियर करने में मदद करने वाला ये ऐप है। ठीक। ये एक्चुअल में ऐसे बहुत सारे जो जूलॉजी के जो पार्ट है, अगर बच्चा लाइव देखता है, उसको 3D में देखता है, तो जो किताब में पढ़ते हुए जब देखने के लिए मिलता है तो बहुत दिन तक के ध्यान में रह सकते हैं। अब ये सारी एक्टिविटी का हम आपको इसका है क्या हो गया, चलो ठीक, मतलब हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। अब तक के ये है, ये सारी चीजें का इम्पैक्ट कर पाता है। मैं आपको बताऊं, जब आपका बच्चा फिजिकली हमसे क्लास में पहले पढ़ेगा, सर जो सिस्टम समझा के दे रहे हैं, हम जो कोई चीज समझा रहे वीडियो में हमें दिख रही थी, पहले हम उसको पढ़ा रहे, हमारे पढ़ाने का तरीका नहीं बदला, बट उसमें ये चीजें हम ऐड कर दे रहे थे। तो इससे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन बहुत तेज हो जाएगा और बच्चा बहुत कम वक्त में इन चीजों को बहुत दिनों तक के ध्यान में रख पाएगा। जो बच्चा पहले 2 साल पढ़ने के बाद 2 साल रिपीट करने के बाद इतना मैच्योर होता था कि उसको समझ में आता था। तो हमने हमारा पढ़ाने का तरीका वही है, उसमें नई नई चीजें इसलिए ऐड करें ताकि बच्चे को जो गिवन टाइम दिया गया 2 साल का, उसी के अंदर बहुत रिपीटेशन कर सके, ताकि उसको रिपीट करने का काम ना हो। अब मैं अपना मेन मीटिंग का जो मेन थॉट बताना चाहता हूँ आपसे, जो मीटिंग का मेन कारण है, ये तो ही वो फैसिलिटीज जो क्लास की तरफ से हम अब तक के आपके बच्चों को अवेलेबल करके दे रहे हैं। अब आपके समझ में आ रहा होगा, जो लास्ट का जो बताया हमने, अगर एक बच्चा खुद होकर परचेस करने जाए तो 3,500 से 4,000 एक ऐप के लगते हैं। एनिमेटेड वीडियोस खुद होकर परचेस करने जाए तो 18,000 रुपए 1 साल का खर्चा है उसका, 2 साल का 36,000 रुपए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पीवाईक्यू बैच के वीडियो पूरे भारत देश में कहीं नहीं मिलेंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे पर वीडियो नहीं मिलेंगे। वीडियो का मतलब ये होता है कि जो क्वेश्चन है वो टीचर ने पहले समझा के भी दिया हुआ है, अगर बच्चे को देखना है कि क्वेश्चन उसको समझना है तो उसका एक्सप्लेनेशन भी टीचर, और वो टीचर कौन से, अपने क्लास के टीचर है। यानी जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के, देन प्रीवियस ईयर्स के पूछे, वो हमारे टीचरों ने सॉल्व कर करके वीडियो बना के उसको अपलोड करे। ये इतना आसान नहीं है। एक लेक्चर शूट करने के लिए उस टीचर को 1 घंटा वीडियो रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, मतलब 1 घंटा एक्टिंग करना पड़ता है कैमरे के सामने अकेला वीडियो शूट होता है, और ऐसे ऑलमोस्ट 1000 के आसपास वीडियो शूट कर करके बच्चों के लिए अवेलेबल करके दे रहे। कोई क्वेश्चन नहीं समझे, उसको क्वेश्चन देखना तो उतने क्वेश्चन जाके समझ सकता है। उसको समझो प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चन एक चैप्टर पर है, उसमें के 45 उसको समझ में आ गया, पर 5 क्वेश्चन नहीं समझे, फिर अब इतने रात को उसको पूछेगा जाके, तो किसी टीचर को डिफिकल्टी पूछने जाएगा या किसी दोस्त को पूछेगा, तो फिर वही 5 क्वेश्चन पर्टिकुलर, वो 5 क्वेश्चन गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करेंगे, कितना टाइम पास होता है उसके अंदर, उसमें भी कुछ प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिलता। तो वही 5 क्वेश्चन इमीडिएटली ऐप पर जाके वो टीचर से पढ़ सकता है, मतलब देख सकते हो समझा के कैसे दिया है, फिर प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये सारी फैसिलिटीज क्लास की तरफ से अब तक क्या है, इसमें भी और हम कुछ एक्स्ट्रा इफेक्टिव वर्क कर रहे हैं। इट इज मच मोर देन सफिशिएंट।
पर ये पढ़ने के बाद का इम्पैक्ट, ये वो कारण है। इस वजह से हम चौधरी कोचिंग क्लासेस की जो फीस है वो एक स्टैंडर्ड फीस रखे हैं और उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। आने वाले दिनों में ये फीस और बढ़ सकती है डिपेंडिंग अपॉन द फैसिलिटीज। अब एट द सेम टाइम अदर क्लासेस वाले जिनकी फीस 2 साल पहले 1.5 लाख रुपए थी, 4 साल पहले 1.5 लाख रुपए थी, अब वो 1 लाख हुई, 80,000 हुई, तो ये आपको सोचने वाली बात है ना। ये क्लास में पहले 1.5 लाख के नीचे आते नहीं थे, फिर 80,000 70 रुपए क्यों एडमिशन ले रहे? अब सोशल वर्क था तो पहले से क्यों नहीं करेंगे? तो ये आपका सोचने का काम है। हमें ऐसा लगता है कि आज हम नर्सरी की फीस देखें अच्छे आपको लगे स्कूल की, तो 40 से 50,000 रुपए एक साल की फीस है, 6 महीने 7 महीने स्कूल की। आपके बच्चों की 2 साल की विद ऑल फैसिलिटीज एंड ऑल डिफिकल्टीज, सब चीजें मिला के हम जो 1,60,000 फीस चार्ज कर रहे हैं, और उसके बदले बहुत कुछ बच्चे डेली आपका बच्चा यहाँ पे 6 से 12 घंटे रह सकता है, 2, 4, 5 घंटे की क्लास नहीं है। तो हमारा मेन मोटो मीटिंग का मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी ऐसी इच्छा है कि सभी बच्चों ने कोशिश करना चाहिए कि ऑफलाइन क्लास अटेंड करें, क्योंकि ऑनलाइन में अगर सीरियसली करते हैं तो फिर वो आप पे डिपेंड करेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन अपने क्लास में, तो मैं कैमरा ऑन करने लगा दूं बच्चों को, बच्चे क्या करते हैं ऑनलाइन में मीटिंग में जुड़ते, आपको लगता है बच्चा लेक्चर अटेंड कर रहा है और बच्चा खुद का कैमरा ऑफ कर देता और फिर बाद में मोबाइल पे दूसरे ऐप चलाते रहते। वो लेक्चर के अंदर प्रेजेंट दिखता बट मोबाइल पे एब्सेंट रहता और कुछ और जगह पे प्रेजेंट रहता। तो एक बार का उसने नहीं पढ़ा, यहाँ तक कि आप बर्दाश्त कर लेंगे, और उसको कुछ गलत आदत लग गई तो इसकी तकलीफ आपको बहुत ज्यादा होगी। तो सोचने की बात है, ये आपको डिसाइड करना क्या करना है, या फिर आपको उसके बाजू में बैठना पड़ेगा जब तक लेक्चर चलता, मैं बैठ रहा बाजू में लेक्चर कर रहा है कि नहीं कर रहा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कैमरा ऑन करते पर लेक्चर से आउट हो जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो बच्चा कैमरा ऑफ कर रहा है इसमें हम उसको यहाँ से ऐप से निकाल देते हैं और फिर उसको हम पेरेंट्स को बुलाते तब ऐड करेंगे उसको। फिर उसको पूछा जाएगा तो लेक्चर से बाहर क्यों है। नेट वेट का प्रॉब्लम बहुत कम रहता है। आप जब लेक्चर शुरू है नेट का प्रॉब्लम पूरा आउट रहना चाहिए ना, कैमरा कैसे ऑफ हो रहा नेट की वजह से। बच्चों का नेट का प्रॉब्लम कोई बात नहीं, सब बकवास है। मुझे लगता है कि अपना सोशल डिस्टेंसिंग में काफी अच्छे से क्लास हो रहा है, इतना बड़ा हॉल है कि आपके बच्चे दूर दूर बैठ सकते हैं, और एक न एक दिन तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी ऑफलाइन में पढ़ने की। एट द एंड इसकी क्या गारंटी है कि आपका बच्चा 2 साल अगर घर के बाहर नहीं निकला उसको कोरोना नहीं होगा, कि आपको कोरोना नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी होगी तो फिर मैं आज ही क्लास बंद कर देता हूँ। अब ऑनलाइन पढ़ेंगे फिर हम भी तो आपके बच्चों के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, अल्टीमेटली हमको हमारे फिक्र नहीं है क्या। तो ये चीज ऐसे जज्बाती होने की नहीं है, ठंडे दिमाग से सोचने की है। इसके मेरिट्स डिमेरिट्स आप और आपके फैमिली मेंबर और जो आपके वेल विशर्स है बैठ के सोचो कि आपको अभी आपने क्या करना चाहिए। हमारा सजेशन ये है, मतलब मेरा पर्सनल सजेशन ये है, 11th-12th के बच्चों ने एटलीस्ट अभी थोड़ा सा ऑफलाइन पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 साल से उनका वैचारिक जो सोच है वो बहुत कमजोर हो चुकी है। ये आपको कोई टेस्ट से पता नहीं चलेगा, ये आपको एक दिन पता चल जाएगा। ऐसे भी ब्लड टेस्ट नहीं, शुगर बढ़ गई तो पता चल जाएंगे। उनकी सोचने की क्षमता, उनका जो नेचुरल टैलेंट कितना डिग्रेड हो रहा है ये आपको एक वक्त के बाद में समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये है कि ऑफलाइन क्लास को प्रायोरिटी दो। दूसरा मेरा सजेशन ये है, अभी भी बहुत सारे बच्चों ने अपने क्लास की लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की, क्योंकि उसकी फीस साल की 10,000 रुपए, साल की 10,000 रुपए फीस अभी है। वैसे मंथली उसकी 1,500 रुपीज फीस है। हम आपसे कहते हैं अगर आप आपके घर पे आपके बच्चे को 10 बाय 10 के रूम में एसी लगवा दो, लाइट फैन लगवा दो, और आपका बच्चा 6-7 घंटे में बैठेगा एसी के अंदर, तो इलेक्ट्रिक का एक एसी का बिल 1 महीने का कितना आता है? मेरे ख्याल से 1,000 से ज्यादा आएगा। एट द सेम टाइम बुक्स भी अपने क्लास में। तो हमने जो लाइब्रेरी की फीस जो नॉर्मल फीस रखी मीन्स 1,500 रुपीज पर मंथ, और ईयरली भरते तो 10,000 पर ईयर, उसको अगर मंथली डिवाइड करते तो 800 रुपए महीना हो रहा हो, मतलब 20-25 रुपए रोज हो रहा। उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक बिल आता है, बच्चा 6-7 घंटे बैठता है। ये इसलिए रखे ताकि अगर लाइब्रेरी में हम फ्री रख देते अपने क्लास में 1000 स्टूडेंट है, 11th-12th रिपीटर मिला, वो सब बच्चे लाइब्रेरी के अंदर शोर करते, फिर उसमें वो बच्चे भी रहते जिनको पढ़ना नहीं रहता। बट चूंकि लाइब्रेरी फ्री है, वहां पर एसी लगे हुए हैं, पर्सनल चेंबर मिलता है, अपन जो चाहे वो कर सकते, तो फिर उससे पढ़ाई का माहौल खराब हो जाता है। तो हमने उसकी एक टेंटेटिव फीस रखे, दैट इज द जस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ये जो लाइब्रेरी है ये प्रोफेशनल लाइब्रेरी है। एक बार लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, हट जाएगा, और वहां की क्लासेस शुरू हो गई, तो आसपास के जो क्लासेस के बच्चे जो भी घर पे कोई ऑफलाइन नहीं पढ़ा, वो जब बच्चे आ जाएंगे तो वो भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। उनको इसकी फीस डबल चार्ज की जाती है।
आपको जो 10,000 पर ईयर उनको 20,000 पर ईयर। तो क्लास का ज्यादा फायदा इसमें है कि बाहर के बच्चे लाइब्रेरी लगे, पर क्लास का रियल में फायदा इसमें है कि अपने क्लास के बच्चे लाइब्रेरी लगे ताकि उनके मार्क्स बढ़े। और हम वो 10,000 रुपए साल के साथ सोचते, तो मुझे लगता है बच्चों ने आपके 6 घंटे क्लास करना चाहिए और 6 घंटे कम से कम लाइब्रेरी में रहना चाहिए। टिफिन साथ में ला सकते, अपना उधर का जो हॉल है वहाँ पे बॉयज और गर्ल्स की सेपरेट अरेंजमेंट अलग अलग फ्लोर पे की हुई है। बॉयज जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर है और गर्ल्स जो है वो सेकंड थर्ड फ्लोर पे उनका अरेंजमेंट किया हुआ है। सेपरेट चेम्बर है, एट ए टाइम 30-40 बच्चे कंफर्टेबल बैठ के खाना खा सकते। और हम खाने के लिए 11-12 नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ने के लिए पढ़ रहे। खाना एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको सिर्फ जिंदा रहने के लिए कुछ दिन तक के करना है। एटलीस्ट दिन का खाना, रात का खाना घर पे आराम से बैठ के खाए फैमिली के साथ। तो बच्चा एक बार 7 बजे यहाँ पर पढ़ने के लिए आता है, 7 से 1 लाइब्रेरी बैठता है, 1 बजे से आगे 6-7 बजे तक क्लास करता है। तो मेरे ख्याल से उसको बहकने का चांस नहीं मिलेगा कुछ। और आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अगर एमबीबीएस का सही में नंबर लगाना गवर्नमेंट कॉलेज में और बहुत सारे लाखों रुपए फीस बचाना है, तो आपको 2 साल की मेहनत 2 साल में करना है कि 2 साल की मेहनत 4 साल में करना है। क्योंकि ये तो इतना ही सही है कि अगर आप गवर्नमेंट सीट हासिल करना चाहते हैं नीट के थ्रू, जेईई मेन के थ्रू, तो ये 2 साल की जो पढ़ाई है ना 100 चैप्टर की, इसको बहुत बार करने के लिए कम से कम 3 से 4 साल चाहिए, जो बच्चे रिपीट करते हैं। या फिर आपने 2 साल में ये मेहनत करके दिखाना चाहिए। अब 2 साल में ये मेहनत करके दिखाना है तो आपको 2 साल में प्रोपोर्शनेट ज्यादा वक्त देना पड़ेगा। और ये वक्त आप घर पे रह के देंगे तो कितना वक्त पड़े होता है, कितना वक्त टाइम पास होता है आपको पता है। तो मीटिंग का मेन तात्पर्य ये है कि हमारा ये आपके बैच के बच्चों से लेके एक सोच है कि चौधरी कोचिंग क्लास का नाम जैसे लास्ट ईयर 50 से 55 बच्चे एमबीबीएस को लगे और उसमें 10-15 बच्चे फ्रेशर थे, 40 बच्चे रिपीटर थे। फिर भी फ्रेशर 10-15 बच्चे थे। और अभी का दौर ऐसा आ रहा है कि बच्चे रिपीटर ज्यादा लगता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगले साल अगर मेरे 50 बच्चे एमबीबीएस को लगे तो एटलीस्ट 20-25 बच्चे फ्रेशर हो, जो अपने जिंदगी का 1 साल बगैर गंवाए पहली अटेम्प्ट में नंबर लगा। तो ये अपना टारगेट है। इसके लिए हम चाह रहे हैं कि आप प्लीज ये जो 2 साल आपके बच्चे के पढ़ने के तो बहुत सीरियसली लो। आप नहीं लेते, अभी 1 महीने के अंदर एक आपके रिलेटिव की एंगेजमेंट रहने दो, 8 दिन बिल्कुल पैकेज कर लेते हैं जाने के लिए। तो आपके बच्चों को नॉर्मल सर्दी थोड़ा हल्का सा लगे दो, ठीक नहीं लग रहा बेटा घर पे रुक जाओ। कुछ भी छोटा मोटा काम रहा तो स्कूल मतलब क्लास में बैठ जाए। अगर कोई बच्चा पूरे 2 साल 90% से ज्यादा प्रेजेंट क्लास पे रहता है और 95% से ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट रहता है और अपनी क्लास की सारी एक्टिविटी को फॉलो करता है, ये जो सब फैसिलिटीज बने, तो उसका पहले अटेम्प्ट में नंबर लगने के चांसेस 98% से ज्यादा है। बट बच्चा नहीं करता, सीरियसली ले लेता है। 11 के अंदर तो टाइम पास ही करते, 12 के अंदर जब समझ में आता तो टेंशन में आते, पढ़ी हुई नहीं अपनी करके, फिर बोलते रिपीट कर लेगा। तो अपन अपने हाथ से अपनी कबर खोदते जा रहे और देखते गहरा कितना होगा करके। ठीक है, तो 11-12 में ही आपको नंबर लगाने की मानसिकता यहाँ बनाना पड़ेगी। उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त क्लास को देना पड़ेगा और पेरेंट्स का इंटरफेयर 0 होना चाहिए पढ़ाई के बीच में। अगर हम किसी बच्चे को, अब कोई बच्चे क्या करते हैं टेस्ट के अंदर नहीं आते, हमको क्लास नहीं करने देते, क्यों? ताकि बच्चा टेस्ट में एब्सेंट ना रहना। फिर पेरेंट्स को बुरा लगता है हमारे बच्चों को क्लास नहीं करने देते, तो क्यों नहीं करने देते उसको? क्योंकि वो टेस्ट में एब्सेंट है। और टेस्ट में एब्सेंट क्यों रहते बच्चे? क्योंकि पढ़ते नहीं। फिर आपने क्लास को लगाया पढ़ने के लिए लगाया, तो मतलब साइकिल समझ रहे मैं क्या करना, तो बच्चा टेस्ट में एब्सेंट रहने का 100% ये कारण रहता है क्योंकि उसकी वो टेस्ट के दिन तक के पढ़ी हुई नहीं रहती। तो क्या कर रहा, मतलब आप उन सारे चीजों के आंसर ढूंढेंगे तो आपको आपके बच्चों का प्रॉब्लम समझ में आएगा। पर आप उन चीजों के आंसर ढूंढने के बजाय सर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी करके वो एब्सेंट था, अगली बार दे देंगे, सॉरी तो आप शॉर्टकट अपनाते क्योंकि वो आपके बच्चों का कंफर्ट जोन है। तो आपको थोड़ा सा इस बारे में ख्याल रखना पड़ेगा। मैं भी किसी बच्चे की कोई कंप्लेंट नहीं करना चाह रहा, मैं ओवरऑल एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आपने अगर ये क्लास लगा ली तो 2 साल तक के आप अगर आपके बच्चों को कोई तकलीफ हुई तो आप मेरे पास में आइए। एजुकेशन से रिलेटेड आप डिस्टर्ब मत करिए क्लास को। बैच के अंदर अगर आपका बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, क्लास में बैठ के बाजू से ऐसे मजाक कर रहा तो उसको क्लास के बाहर हमने निकाल दिया, तो कुछ गलत तो नहीं किया उसके अंदर, क्योंकि डिस्टर्ब कर रहा, खुद भी कर रहा, बैच को डिस्टर्ब कर रहा। तो क्लासेस के जो प्रोटोकॉल है समझिए, क्योंकि मैं इसमें किसी भी पेरेंट्स की नहीं सुनूंगा। 2 ही ऑप्शन दूंगा मैं आपको, ये रूल के साथ क्लास करिए या तो एडमिशन कैंसिल करिए।
और डिसिप्लिन से रिलेटेड हम किसी की एडमिशन कैंसिल करते तो रिफंड पॉलिसी 0 है अप टिल दैट डेट नाउ। फिर तो ऐसा कोई भी बीच में आगे इनडिसिप्लिन बिहेव करेगा और कैंसिल करके फीस लेके चला जाएगा। तो कुछ प्रोटोकॉल होना चाहिए ना, क्योंकि अल्टीमेटली आपका बच्चा पढ़ रहा है और उसकी पढ़ाई की नुकसान किसी और बच्चे के रिकामे धंधे से हो रहा तो हमारा गलती है ना, क्योंकि 2 4 5 बच्चे छोड़ो तो सब बच्चे पढ़ने के यहाँ पर रहते हैं। तो माहौल स्ट्रिक्ट रखेंगे तो आपके बच्चे ज्यादा लाइन लेन के अंदर रहेंगे। बस यही परमिशन हम आपसे चाहते हैं कि थोड़ा सा डिसिप्लिन को कॉपरेट करिए। अगर कुछ भी आपके गलत हो रहा तो बिल्कुल मेरे पास में गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरा 360 डिग्री कैंपस में कैमरा सिस्टम लगे हुए हैं, तो मेरे ऑफिस में भी कैमरा लगे हुए आपके बच्चों के लिए, रिसेप्शन पे, ऑफिस में, सब तरफ। तो सब समझ में आता कौन क्या कर रहा है। क्लास के अंदर भी 4 4 5 5 कैमरा लगे हुए। तो ये सारी चीजें अपने क्लास की तरफ से बच्चों के लिए की जाएगी। आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके बच्चों को बोलिए अभी भी लाइब्रेरी का समय गया नहीं, लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, क्योंकि एक बार मार्केट ओपन हो जाएगा तो बाहर के बच्चे लाइब्रेरी का ना जाए, फिर हमको लाइब्रेरी में एडमिशन नहीं दे सकते। और मुझे बच्चा आपका दिन भर क्लास में चाहिए। आपकी घर की थोड़ी सी माया मोहब्बत जो है ना, आपका इमोशनल प्यार, उसको घर पे रखो। ऐसा हुआ क्या कि बच्चा पढ़ते पढ़ते शहीद हो गया करते, तो बच्चा बोले 6 घंटे पढ़ता है ना, उसने 8 घंटे पढ़ लिया, शहीद हो गया। थोड़ा पढ़ने दो ना बच्चों को, ये आदत डालो उनको, क्योंकि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको कम से कम 15-15 घंटे मेहनत करना पड़ेगी 2 साल। और ये शुरुआत में भारी जाएगा बच्चों को, क्योंकि साल भर कुछ नहीं करोगे, तब भी धीरे धीरे डोज बढ़ा रहना होगा। अभी हम चाह रहे हैं बच्चों ने 6 घंटे क्लास और 3 से 4 घंटे लाइब्रेरी करना, फिर हम आगे जाएंगे 6 घंटे क्लास और 6 घंटे लाइब्रेरी करना, और फिर 6 घंटे क्लास और 8 घंटे लाइब्रेरी करना। तो 12 से 14 घंटे यही रहेगा तो पढ़ाई होती। और यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है ना, मतलब पीने के पानी से लेके वॉशरूम, काफी, और बाद में देन खाने का अरेंजमेंट से लेके ये सब चीज यहाँ पे अपनी अवेलेबल है। बच्चे ने जितना पढ़ना है रात में उसको अच्छे से 6 घंटे नींद आना चाहिए, इतना थकना चाहिए। और वो नेचुरल नींद लेगा तो दिन भर बीमार नहीं पड़ता। फिर आपके बच्चे दिन भर पढ़े नहीं करता करके रात में व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे और फेसबुक पे, और रात में वो पढ़ने के बजाय और सोने के बजाय रिका में काम करता करके दिन में क्लास में पढ़ता, फिर उसको दिन में लाइब्रेरी में बैठना जानते हैं, क्योंकि रात में नींद नहीं होती अच्छी से। हम चाहते उसको दिन में इतना थका देना कि रात में नींद है उसको अच्छे से करती है। थिंकिंग समझ में आ रही है आपको मैं क्या करना चाह रहा हूँ? और नेचुरल तरीका रात में सोने जाता होता है। तो ये तरीके हम कहना चाह रहे हैं। इसके लिए पेरेंट मीटिंग बुला, जिन बच्चों ने यहाँ पे क्लास और लाइब्रेरी लगाया उनको मैं अभी आपकी मीटिंग होने के बाद से कल से फिक्स टाइम कर दूंगा, उसके अंदर कोई पेरेंट्स इंटरप्ट ना करें। आपको ऐसे लग रहा ना सर हमारा घर बहुत दूर है, वो घर पे खाने के लिए तो उसको एक टाइम का टिफिन लगा दो, बाहर का टिफिन खाएगा तो घर के खाने की कीमत करेंगे। ये जो 5 एक्टिविटीज है ना, जो खाने के लिए घर पे आ रहा है, फिर घर बहुत दूर है, 2 चक्कर हो रहे, इसके लिए आप पढ़ने के लिए एमबीबीएस हमको चाहिए करके, मतलब मजाक एमबीबीएस हलवा बनना बिल्कुल। तो ये सारी चीजों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। जिंदगी भर तो नहीं कर रहा ना मैं, शुरुआत का 1 साल अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया, अगले 6 महीने बच्चा खुद होकर करता है, सारा खेल 18 महीने पे डिपेंड करता है। जुलाई 2021 से लेके दिसंबर 2022 तक के ये क्लियर हो जाएगा, ये रुझान आ जाएगा कि नतीजा क्या आने वाला है ना। तो रुझान और नतीजे अलग नहीं रहते। तो ये जो हम चीजें चाह रहे हैं आपसे करने के लिए, आसपास के बच्चे तो घर पे जाके टिफिन खा के आ सकते हैं, दूर के बच्चे तो एक तो यहाँ उसको रूम लेके दे दो, या फिर उसको टिफिन घर लगा दो 1 टाइम का, सारे टिफिन वगैरह सब अवेलेबल है, या तो आपको टिफिन ला के दो, या तो उसको घर पे बोला 3-4 घंटे घर पे टाइम पास करने का। अब आप डिसाइड करो आपको बेटर ऑप्शन क्या लग रहा है इसके अंदर। अगर आपने 11th-12th साइंस में डाले, 1.5 लाख रुपए खर्चा कर रहे, इतने सारे क्रूशियल टाइम में आप 1-1.5 घंटा मीटिंग में आके बैठ कर सब बातें सुन रहे, और इसके बावजूद भी आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो आई थिंक यू आर डूइंग टाइम पास। आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, और आपको आपका डिसीजन बच्चों को सुनाना पड़ेगा, बच्चे को नहीं सुनना पड़ेगा। क्योंकि हमें इतना पता है कि बच्चा अभी के टाइम में, जो बच्चा 16 साल का होता है 10वीं पास होने के बाद, तो 16 से 18-19 साल तक उसकी जो वर्क करने की कैपेसिटी वो पीक लेवल की होती है, और उसके बाद छोटा में वर्क करवा के रहना पड़ता है। और सारा कैंपस बहुत बढ़िया है, एसी में बैठे आपके बच्चे दिन भर, यहाँ हॉल में बोलो या लाइब्रेरी के अंदर बोलो, तो दिक्कत क्या है उसके अंदर, कोई दिक्कत की बात है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड एंड आवर टीम। अब अगर आपको किसी को कुछ क्यूरीज या डाउट पूछना है, चाहे ऑफलाइन बोलो ऑनलाइन बोलो, आप 5 मिनट के अंदर पूछ सकते हैं। एनी डाउट्स और क्यूरीज? और ये जो टेस्ट था आपका आज का, जिसमें 1 लाख रुपए का प्राइस था, लगाए कि इसके अंदर क्वेश्चन
तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को बोलते हुए, इसने ओवरऑल स्कॉलरशिप टेस्ट में 3rd रैंक लिया था। मोहसिन शाह, इसने अभी केमिस्ट्री की टेस्ट में 1st रैंक लिया, बट 2 क्वेश्चन से 1 लाख का प्राइस हो गया इनका। 45 क्वेश्चन थे, इसने 45 अटेम्प्ट करा, 43 करेक्ट, पर तब भी मैं इस बच्चों 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दूंगा। तो इनको और ये डिजर्व करता है, क्योंकि 8 दिन पहले क्लास लगाया था। तो अपना 1 लाख रुपए स्कॉलरशिप देने का वादा तो भी पूरा हो। हम चाहते थे मार्क्स होना चाहिए उसमें, तो 170 मार्क्स मिले। सेकंड पे प्रज्वल बनाए 160 मार्क्स, जो अपने पहले से पकड़ा खड़े रहो प्रज्वल, शाबाश। और सच में टेस्ट बहुत अच्छी बनाया था मैंने, है ना। तो ये टेस्ट बनाने में 1 घंटा लगा था, क्वेश्चन प्रॉपर सिलेक्ट किया था। कल रात को 9 से 10 बैठ के टेस्ट बनाया, जबकि मुझे 9 बजे मतलब मेरे फैमिली के साथ बाहर खाना खाने जाना था, पर वो टेस्ट रह गई थी बनाने की। तो मैं 9 बजे तक यहाँ पे क्लास में था, फिर 9 से मैंने और गोपाल सर ने बैठ के टेस्ट बनाया। फिर गोपाल सर ने 10 से लेकर रात के 12:30 बजे तक के वो टेस्ट फाइनल करे। फिर 12:30 बजे व्हाट्सएप करे जाते ना, फिर 1 क्वेश्चन कम पड़ रहा था, 1 क्वेश्चन फिर मैंने रात को सारे वापस दिया उनको। फिर उन्होंने टाइप करके सवेरे 8 बजे जेरॉक्स करके 10:30 बजे पेपर हो चुका। और ये पेपर इसलिए लास्ट में बना क्योंकि कल तक के जो पढ़ाया उसके बेसिस पे टेस्ट बनाना था। कल जो मैंने बताया उस पर भी क्वेश्चन डाला था टेस्ट के अंदर, आपकी इसमें डाला इक्वल एविडेंस रिलेटेड क्वेश्चन डाला। तो ये जो था मोहसिन शाह, आपके पेरेंट्स है साथ, आपके अब्बू क्या करते थे? ऑटो ड्राइवर है इनके पिताजी। तो ये जो इनके लिए क्लैप होगा। तो ये जो मोहसिन शाह, कौसर शाह 170 मार्क्स है। आपका 10 तक के मीडियम कौन सा? 10 तक की उर्दू मीडियम है। ऐसा कोई इंग्लिश और सीबीएसई नहीं, क्लैप के ऊपर आप सब इनको 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप हम अलॉट करते। इस साल का ये पहला जो 1 लाख की स्कॉलरशिप, थोड़ी देर पहले इनको 50,000 की स्कॉलरशिप मिली थी, अभी डायरेक्ट 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। ये आज का टेस्ट है। मैंने बच्चों को आज भी चांस दिया था स्कॉलरशिप लेने के लिए। देखो, जो बच्चे ने मार्क्स कम लिया उसको आप कम मत समझो, क्योंकि बहुत कम वक्त था उनको ज्वाइन करने के लिए। और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपके बच्चों को साइकोलॉजिकली ट्रीट करने की, कि वो अपनी जगह पर आए पढ़ने के लिए। क्योंकि टीचिंग के साथ साथ बच्चों को साइकोलॉजिकल रखना पड़ता कि भाई वो अपने लाइन के अंदर रह के काम कर। और इस वजह से हमको थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। अगर मैं सॉफ्ट रहूंगा तो आपके बच्चे उनके हिसाब से मुझे मोल्ड करेंगे, और मैं स्ट्रिक्ट रहूंगा तो मैं मेरे हिसाब से उनको मोल्ड करूंगा। तो टीचर जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहे तो ही बेहतर है, क्योंकि आपको आज की जनरेशन पता है कितनी खतरनाक है। ठीक है, तो इसको जैसे हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहते हैं, उनका नहीं सुनते जनरली, पढ़ने से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं सुनते। तो ये चीजें है। और रहा सवाल अगर सजेशन की बात आती है, तो आपके बच्चों को पूछना कि आपके सीनियर जो बड़े बहन को पूछना कि मैं बच्चों से भी बहुत बार सजेशन मांगता हूँ कि आपको सजेस्ट करना है कि पढ़ने से रिलेटेड, कि आपकी और कोई एक्सपेक्टेशन है क्या, और बेटर होती है तो विदिन 1 मिनट उस पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए 60 सेकंड के अंदर। अगर किसी का कोई सजेशन मुझे ठीक लगा कि नहीं, अपने सिस्टम को डेवलप करने के लिए काम की बात, तो हम 60 सेकंड के अंदर उसको फॉलो करते हैं। ये जो था देन जोइबा आलम 3rd रैंक 145 मार्क्स। तो ये 3rd रैंक है। ये आज के टेस्ट के 3 टॉपर थे। अब एनी करेक्शंस? ये आपके 2 क्वेश्चन जो गलत हुए, ये जो आपके 2 क्वेश्चन गलत हुए, बताओ क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन नंबर 9 गलत किया, जिसका आंसर आपने 3rd करे थे, उसका आंसर 4th। ये क्वेश्चन गलत हुआ। ये आज के पेपर के मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। एक अच्छी बात ये कि अपन अब ये अगर जब हम पेपर एक्सप्लेन करते हैं ना, तो ये पेपर ऐसे स्क्रीन पर आ जाता है, तो फिर हमको लिखने का टाइम कम चलता है, बच्चे फटाफट हम क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी। तो ये क्वेश्चन गलत था आपका, 9 का आपने 3rd करे थे, 4th आंसर उसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये वाला, इसका भी आपने 3rd करे थे, 37 नंबर का क्वेश्चन था, इसका 2nd आंसर। तो ये 2 क्वेश्चन इनके गलत हुए, बाकी सब क्वेश्चंस इनके सही थे। तो ये अपना मतलब हुआ। उसके बाद हम
ये दो बातें मैं आपको बताना भूल गया हूँ। आने वाले दौर में 11-12 के अंदर बच्चे अगर कॉलेज में क्लास के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको वही फीस भरना होती है जो आपको कॉलेज में फीस भरना होती है। और आप क्लास के थ्रू अगर कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो अगले 2 साल तक के हम आपके बच्चों को सिर्फ और सिर्फ क्लास के पढ़ने पे फोकस करेंगे, क्योंकि 11-12 में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती कॉलेज के अंदर कि जिसका एक क्वेश्चन का भी फायदा आपके बच्चों को नीट और जेईई में हो। क्योंकि अभी ये जो रैंकर्स होते हैं ना अपने देश के, स्टेट के, वो कभी कॉलेज वाले के चक्कर में पढ़ते ही नहीं, वो पूरा टाइम पढ़ाई के ऊपर फोकस करते। वो टाइम चला गया जब हम पढ़ते थे, कॉलेज जाना पड़ता, संस्कार नाम की वो चीज है कि नहीं, कॉलेज करो, तो वहां जाके कॉलेज में तो दिन भर बैठ के टाइम पास करते हैं, ना प्रैक्टिकल होता है ना थ्योरी होता है, ना उसकी कोई चीज अपने नीट और जेईई के काम करी थी। अब कॉलेज का एक रोल हो गया है आपको एग्जाम के लिए आई कार्ड प्रोवाइड करना। तो इसके लिए जो कॉलेज की जो एडमिशन है वो अपने क्लास पे हम 10 जुलाई के बाद से शुरू कर दिए। जिनको फिशरी और कंप्यूटर साइंस के एडमिशन क्लास के थ्रू करना है वो वही फीस भी होंगे जो बाहर की फीस है। फिशरी की फीस 15,000 पर ईयर है, उसमें सारी फैसिलिटी आ गई, मीन्स प्रैक्टिकल के मार्क्स भी आ गए और 2 साल तक के कॉलेज में जाने का झंझट नहीं है। और फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म जो कॉलेज का होता है 11th का, वो भी अपने क्लास पर होगा बच्चों के कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से। और हम एड्रेस उसकी बदले, उस चीज के बदले हम ये चाहेंगे कि आपके बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ क्लास पे रह के 12-14 घंटे पढ़ना चाहिए। हम ये नहीं कहना चाह रहे कि वो काम उनका इसलिए इजी कर रहे हैं कि अच्छा लगता करता, इसलिए कर रहे ताकि वो टाइम पढ़ने में लगाया। तो कॉलेज के फिशरी के एडमिशन जो है, फिशरी और कंप्यूटर कि जो 11-12 में फिशरी की क्लास लगाना पड़ती है, वो बाहर भी अवेलेबल, अपने क्लासेस पे भी अवेलेबल, अपने क्लासेस पे वही सर लेते हैं जो अपने बोर्ड का पेपर निकालते हैं फिशरी का। वो प्रमोशनल ही एक टाइप का पेपर है, उसके अंदर अगर मार्क्स अच्छे आ जाता है आपके बच्चे के 12वीं के परसेंटेज बढ़ जाएंगे। और 12वीं के परसेंटेज ज्यादा आना चाहिए, उसका कारण ये कि आने वाले 2 साल में कुछ भी हो सकता है। जैसे इस साल जो 12वीं का रिजल्ट लग रहा है वो 10वीं के मार्क्स, 11वीं के मार्क्स और 12वीं के मार्क्स को मिला के बन रहा। अब जिन बच्चों ने 11वीं के अंदर बहुत ही रेस लिए तो उनके मार्क्स के बन होंगे, और जो बच्चे अपने थ्रू कॉलेज के एडमिशन में रहेंगे, हम कोशिश करेंगे सबको 11वीं के अंदर 80 और 80+ वो मैनेज करके मार्क्स बने। मैं क्लियर कट कर रहा हूँ क्योंकि आपके बच्चे बोर्ड तो कितने नहीं कुछ, हाँ फाइनल बोर्ड के लिए उनको प्रिपेयर कराएगा, वो क्लास का काम है। मैं आपके सिर्फ वो काम इजी कर रहा हूँ जिसमें हमारा टाइम पास हो रहा है। जो फाइनल बोर्ड का पेपर रहेगा, जो 12 का एग्जाम रहता है बोर्ड का, तो उसके लिए वैसे हम अपना जो क्लास है ये एकमात्र है जो नीट और जेईई के साथ साथ बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर कराता है। तो बोर्ड के भी हम पेपर लेते हैं, बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर करेंगे, बोर्ड के भी क्वेश्चन पेपर देंगे। तो ये मैं कॉलेज के एडमिशन के लिए कहना चाह रहा हूँ, पेरेंट्स यहाँ सब बैठे हुए, उसके 100 एडमिशन क्लास की तरफ से हम करते हैं। अलग अलग 3-4 कॉलेज से क्लास का टाइप है, वो इसलिए होता है जो क्लास का, जैसा यश सोम सुथरा नाम का जो लड़का है वो अपने क्लास के थ्रू कॉलेज में एडमिटेड, तो उसको 0 परसेंटेज है क्लास का। अब कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके पहचान के टीचर है ये कॉलेज के, बोले तो एडमिशन ले लेंगे, तो आपको उनको भी प्रैक्टिकल करने आपको बहुत बोलना पड़ता है ना सर, देखना प्रैक्टिकल के एग्जाम में जब मार्क्स, तो आपको किसी को कुछ बोलने का काम नहीं, वो सब हम करेंगे, तो सिंगल भी काम नहीं, आपको सारा टेंशन हम ले रहे हैं। तो कॉलेज का रोल हो गया। और फिशरी के जो एडमिशन है आपके बैच के बच्चों की, तो मेरा सजेशन है कि फिशरी की क्लासेस बच्चों ने करना चाहिए। 2 साल की फीस उसकी 10,000 रुपए होती है, उस पर आपके थ्योरी के 100 मार्क्स डिपेंड करते हैं, जिससे 12वीं का परसेंटेज बढ़ जाता है। 12वीं का परसेंट इसलिए बढ़ाने का 2 साल बाद अगर कोरोना के खानदान में एक बच्चा पैदा हो गया और उसने 2 साल बाद माहौल कर डाला, और उसके बाद अगर गवर्नमेंट ने बोर्ड के परसेंटेज भी नीट के मार्क्स में काउंट करी, तो आपका बोर्ड का परसेंटेज भी फ्यूचर में अच्छा होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा मुझे तो ना मराठी का मन है, भूख नसो पण शिदुरी असो, तो आप प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो बोर्ड के मार्क्स ज्यादा रहने की कम एनर्जी में प्लानिंग करो, ताकि आने वाले दिनों में अगर ऐसा हुआ कि बोर्ड के मार्क्स का हमको काम पड़ गया, तो भले उसमें अपन ने मेहनत उतनी ईमानदारी से ना करी हो, पर मार्क्स अच्छे होना चाहिए ऑन पेपर। तो ये बात मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको, क्लास में कुछ प्रोटोकॉल होते हैं उसके। अभी शॉर्ट में इतना समझ लो कि फिशरी की क्लास और जो कॉलेज के एडमिशन है वो अगर क्लास के थ्रू या क्लास पर होते हैं तो खर्चा वही पड़ेगा जो आपको बाहर पड़ रहा है, बट आप काफी कंफर्टेबल जोन में
अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे उसके अंदर। तो ये दोनों एडमिशन क्लास के अंदर शुरू हो रहा है। इन्फॉर्मेशन मैं बच्चों को क्लास के अंदर दे दूंगा, आपकी जो बच्चों की क्लास रहेगी। आज से हम इसके एडमिशन स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो अगले 8-10 दिन के अंदर ये एडमिशन फुलफिल होंगे। और क्लास की लाइब्रेरी की भी एडमिशन जो है वो 30 जुलाई तक के खत्म होने वाले हैं। फिर 30 जुलाई के बाद में जो ईयरली 10,000 का पैकेज आपको दिया जा रहा है, साल भर के 10,000 वो नहीं रहेगा, वो जाएगा फिर साल भर के 18,000 रुपए। आप कर दी 3 अगस्त, तो 3 अगस्त तक की आपको लाइब्रेरी की फीस की स्कॉलरशिप अवेलेबल है, जो 10,000 ईयर में। और मैं एक और पॉइंट क्लियर कर दूं पेरेंट मीटिंग के अंदर, मतलब जैसे कि मैंने पेरेंट्स को बताया था वैसे कि जो बच्चे अपने क्लासेस में एडमिशन लेते थे और इसके उसके बहकावे में आके एडमिशन कैंसिल करते, वैसे कैंसिलेशन तो टाइम अब 20 जून के बाद बंद हो गया। अपना ये ऐसा क्लास है कि 1 महीने तक के टाइम देके कैंसिलेशन के लिए। 20 जून को मैंने रिमाइंड किया था बच्चों को, आज शाम तक इसको कैंसिल करना कर लो। और 20,000 जो भरी हुई थी उसमें जब हम रिफंड भी करते कुछ फीस। 20 जून के बाद किसी का एडमिशन कैंसिल नहीं होता, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक चले जाओ, नहीं मतलब नहीं होता, क्योंकि हम फॉर्म पे सब लिख के लेते वैसे। और हम 1 महीना टाइम देते ना कैंसिल करने के लिए। इसके बाद भी फिर नहीं मतलब नहीं, तो वो जो कॉलेज के अपने क्लास के एडमिशन अगर कोई जैसा कहीं फीस कम है, कहीं ऐसा है, कहीं वैसा है, मैंने आपको सारी चीजें समझा के दिया। और ये 2 साल इससे भी और इसमें कुछ चीजें ऐड होंगी। और हम चाहे 12 घंटा आपके क्लास पे रहना चाहिए। आज के दौर में कोई किसके बच्चे टेंशन लेने की मूड में नहीं है। हम बेवकूफ लोग हम चाह रहे कि 12 घंटा आपके बच्चों रहने दो ताकि पढ़ेगा, क्योंकि रिजल्ट अभी आएगा ना। हम प्रोफेशनल तरीके से सोच रहे हैं, इमोशनल तरीके से सोच ही नहीं रहे। ठीक है, एट द एंड आपको तो रिजल्ट चाहिए। तो कैंसिलेशन का पॉइंट क्लियर कर लो। और दूसरा जो पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम किसी की एडमिशन कैंसिल, तो मेरे प्रिंसिपल है लाइफ का, एक बार अगर किसकी एडमिशन कैंसिल होती है तो रिफंड तो नहीं होगा, पर अभी भी अगर कोई कैंसिल करता है तो उसको री एडमिशन किसी भी कीमत पे नहीं होगी। ये अपना प्रिंसिपल है। सेकंडली, लाइब्रेरी उसकी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी, कि अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो क्लास जो है ना कचरा बन जाएगा। कैंसिल करने के बाद हम किसी को कॉल भी नहीं करते कि एडमिशन लो करके। अगर आप में से कितने बच्चे हैं उनको कितने सारे अदर क्लासेस के इतना बड़ा बड़ा नाम सुनते हैं आकाश का, वो उसके वजह से लोग अपना नंबर बदल दे रहे, इतनी बार कॉल करते हैं आपको, है ना। जबकि अब बायजूस ने भी ले लिया तो इतना कॉल नहीं करना, जब स्टेटस है कि नहीं कुछ, है ना। तो अपने यहाँ पे किसी भी पेरेंट्स को हम ओवर कॉलिंग नहीं करके इन्फॉर्मेटिव कॉल आता है आपको कि एडमिशन शुरू हो गई, लाइब्रेरी शुरू हो रही कि ऑफलाइन क्लास शुरू हो रही, जस्ट द इन्फॉर्मेटिव कॉल। और एक वक्त के बाद वो भी नहीं आता, 1 या 2 बार आता किसी बच्चे को कॉल क्लास के तरफ से, और आगे भी नहीं आएगा। तो लाइब्रेरी भी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी और बाद में री एडमिशन नहीं मिलेगी। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप 10 बार सोचिए, क्योंकि अगर आप 1 टाइम कैंसिल करके चले जाते हैं तो बाद में आपने मोदी जी और शाह जी का भी फोन लगा तो मैं आपको एडमिशन नहीं दूंगा, और मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, तो क्लास बंद हो जाएगा चलेगा पर एडमिशन नहीं दूंगा मैं। ये कारण इसलिए है ताकि आप थोड़ा सीरियसली अपने करियर को लेकर सोचिए, खुद का और क्लास का मजाक ना बना। अच्छे से सोचो आपको करना क्या है, पढ़ना क्या है। मैं सभी पेरेंट्स सामने कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले पूरे 2 साल तक के बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाऊंगा पढ़ाई से रिलेटेड। इसके ड्रॉबैक ये हो सकते हैं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं कुछ दिन तक हमको भला बुरा बोल सकते हैं, तो हम उनकी जो भला बुरा बोलने की कला है उसको दुआ समझ के कबूल कर लेंगे। पर जब इन बच्चों रिजल्ट आता है, ये बच्चे हमको पेड़ लगा के देते बाद में क्लास में। तो 2 साल एकदम स्ट्रिक्ट रूल रहेंगे और ये रूल कल से इम्प्लीमेंट होंगे। बच्चा अगर क्लास में बात करते पाएगा उसको क्लास से बाहर निकाल देते, लाइब्रेरी में बात करते पाएगा तो क्लास से बाहर निकालते, फिर से बैठना है तो मिनिमम 500 या 1000 रुपए की पेनल्टी लगती, और वो पेनल्टी बाद में जो क्लास में जो टेस्ट में टॉप करेंगे उसको प्राइज बोल के हम दे देते, सिंपल। या उसके तरफ से फिर कुछ बुक्स क्लास को डोनेट करने लगा, वो जो पेनल्टी के पैसे आएंगे वो पैसे क्लास में नहीं रखे जाते, और ये पेनल्टी इसलिए लगाते ताकि बच्चे को थोड़ा सा फटका लगे अपन ने बात को, तो ये ऐसा होता है। विदाउट परमिशन आपका बच्चा क्लास को एब्सेंट नहीं रहना चाहिए, चाहे परमिशन फिर पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि एब्सेंट था, या टेस्ट के अंदर कोई एब्सेंट था तो उसको आगे टेस्ट नहीं देने दूंगा जब तक ऑथेंटिक रीजन नहीं आएगा सामने। सच में तबियत खराब है हम उसको परमिशन देंगे, या पेरेंट्स खुद होकर कन्वे कर रहे हैं कि उसकी प्रॉब्लम ये थी सर इसलिए नहीं दिया, हम पेरेंट्स की उस वक्त सुनेंगे। तो पेरेंट्स ने भी सीरियस कोई बात करना बच्चों के बीच में, नहीं तो आपकी जो अननेसेसरी जो है ना जो प्यार है ना वो आपके बच्चों को लेकर रुकते और एट द नुकसान आप ही का होगा। आगे क्वेश्चंस? ठीक है फिर कोई क्वेश्चन ऑनलाइन वाले क्वेश्चन पूछना चाहते हो? ऑनलाइन को बोलने का मौका तो दिखना चाहिए ना, कैसे दिखते करके, मतलब आवाज वगैरह कैसे आती है इनकी,
तो साक्षी टावरी, इनका अनम्यूट करो भाई। प्रेजेंट। यस सर। तो आपके पेरेंट्स नहीं रहे इसके अंदर मीटिंग के अंदर आप ही पेरेंट्स को रोल सर है यहीं पे। यहीं पे दिखाओ, दिखना चाहिए ना बाकी लोगों को पेरेंट्स भी है करके मीटिंग के अंदर। आप देख सकते हैं पिछली वॉल पर किस तरह से वो पेरेंट मीटिंग अपनी ऑनलाइन चल रही है करके। बेटा गेट बंद कर दो गोपाल रोड से। चलिए चल, वेरी गुड। नमस्कार सर। नमस्कार। तो आपने पूरी मीटिंग अटेंड करी? आप मेरे ख्याल से हमारा मैं तो सोया था मेरे। आप सोए थे? जी सर। हाँ, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मेरा ऑपरेशन हुआ है। यही होता है ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने का कारण। नो सर, मम्मी ने अटेंड की थी अभी तक, पापा का ऑपरेशन हुआ था इसलिए वो रेस्ट कर रहे थे अभी तक। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सोए तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। नहीं नहीं नहीं, मम्मी ने किया है, इसकी मम्मी ने। मैं ऑपरेशन होने के रेस्ट कर। मम्मी से बात करो फिर आप। नहीं ये वैसा अच्छी मम्मी है आपके? अरे बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स थे मीटिंग अटेंड करें। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग इतने क्रूशियल टाइम में मीटिंग, हमारे कॉल पे मीटिंग करने के लिए आए। पर मुझे लगता है मीटिंग के बाद आपको भी एक मैसेज तो मिल ही गया होगा कि अगले 2 साल में आपको क्या करना है। तो ये काम करना है कि क्लास से कनेक्टेड रहिए और बीच में मत आइए, हम देख लेंगे क्या करना है बच्चों को। चलो नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। आपने मीटिंग अटेंड करे पूरी फिर? सर मुझे पूछना है। जी पूछिए। जो आप ऑफलाइन में टेस्ट लेते हो ना बच्चों की, जी ऑनलाइन वाले बच्चों की कैसे लोगे? ऑनलाइन वाले बच्चों को अपने ऐप पर टेस्ट देते हैं, वही टेस्ट हम ऐप पे अपलोड करेंगे और वो ऑटोमेटिक चेक भी हो जाती है। ओके, थैंक यू सर। आप चेक कर सकते। आप तो नहीं सोए ना, मतलब मीटिंग के वक्त? नहीं। ऑपरेशन बोलना तो क्या होता है सीरियसनेस लेवल समझा ऑनलाइन ऑफलाइन का। ठीक है, क्योंकि अगर वो सो गए बड़े गलती से बंदे आप सो रहे करके तो उनको बहुत ऑकवर्ड लगता है ना सो रहे करके। ठीक है, तो ठीक है, आज की मीटिंग के लिए इतना काफी है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जाते समय में जिन पेरेंट्स ने अपना कैंपस लाइब्रेरी अब तक नहीं देखे और कोई क्वेश्चंस क्यूरी या आपका सजेशन हो तो रिसेप्शन पे हमने एक नोट रखे वहां पे लिख के भी आपका दे सकते हैं। लगे तो आपको नाम लिख के देने की जरूरत नहीं है, वैसे आपने वैसा लाइव भी देने को दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर फिर भी लगता है कि कुछ सजेशन देना है, वैसे क्यूरी है, वैसे उसकी बहुत कम गुंजाइश है क्योंकि ऑलरेडी सब चीजें फुलफिल है क्लास की तरफ से। फिर भी लगता है तो रिसेप्शन पर आप पूरी लिख सकते हैं आपकी विदाउट राइटिंग योर नेम। सेकंडली कि जो पेरेंट्स पहली बार अपने कैंपस पर है, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्होंने वो लाइब्रेरी कैंपस ज्यादा तक विजिट जरूर करना चाहिए लाइब्रेरी कैंपस के लिए। ठीक है, और जो कॉलेज के एडमिशंस हैं और जो फिशरी के एडमिशंस हैं उसके बारे में हम आपके बच्चों को कल इंफॉर्मेशन दे देंगे कि वो प्रोसेस कैसा और किस तरह से करना है। और लास्ट पॉइंट में बताना चाहता हूँ कि ऑफलाइन क्लास कल से वही बच्चे कर पाएंगे जिनका रजिस्ट्रेशन प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंप्लीट है, क्योंकि अभी इतना क्राउड बढ़ रहा है कि हमको क्राउड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये रूल इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, अगर 200 बच्चे क्लास में बैठेंगे तो ना तो मैं कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर हूँ और ना ही बहुत बड़ा गुंडा हूँ। ठीक है ना, कि लोग अपनी इतनी रिस्पेक्ट करेंगे। ऑफलाइन क्लास एक तो ले रहे उसमें इतने बच्चे बैठा रहे और मुझे भी सही नहीं लग रहा, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चों को हेल्थ के बारे में सोचना है। तो डिस्टेंस मेंटेन हो, इतने बच्चे हम बिठाएंगे और उसका फिर यही कारण है क्या, जो फीस स्ट्रक्चर क्लास की तरफ से दिया गया वो आपको फॉलो करना पड़ेगा और वो हम जबरदस्ती फॉलो करवाएंगे आपको। कारण ये है विदाउट द फंडिंग द फैसिलिटीज आर नॉट प्रोवाइडेड फॉर द लॉन्ग टाइम। ठीक है, इतने टीचर्स और एक टीचर का पैकेज और नॉन टीचिंग का पूरा सिस्टम जो है हम सही वक्त पे सही समय पे खर्चा करेंगे तो ही अपने काम में आएंगे। आप 12वीं होने के बाद डोनेशन के लिए इतने पैसे खर्चा करते हैं तो एजुकेशन पे प्रॉपर टाइम में खर्चा करते हैं। मतलब फिर BHMS BMS के लिए अपन 8-10 लाख रुपए डोनेशन, तो कोई मीनिंग की बात है ना, कोई मीनिंग की बात है उसमें। और हम बच्चों से ही कह रहे बार बार कि आप क्लास से अटैच रहे। ठीक है, ये आज का मेन कोड था कि कल से बच्चों को टाइम टेबल बना के देंगे। जो बच्चों की लाइब्रेरी के एडमिशन हुए ये रूल उनको लगेगा, जिनकी लाइब्रेरी के एडमिशन नहीं हो 6 घंटे क्लास करेंगे घर पे जाएंगे। लाइब्रेरी वाले एडमिशन जो हो गए हम उनको कल से पढ़ने का टाइम टेबल बना के देंगे, उनको क्लास कब करना है, लाइब्रेरी कब करना है, उसके बीच में टिफिन उनके हिसाब से मैनेज करेंगे। ठीक है, तो
ऑनलाइन के कुछ सजेशंस हैं? हाँ, तो अगर आप हैंड रेस बता ना बच्चों को, हैंड रेस करके आप बता सकते हैं। ऑनलाइन सजेशंस कुछ? चलो नहीं, तो ये इस तरह से ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास दोनों चलते हैं अपने क्लास के अंदर। सबको समझ में फिर आज की मीटिंग का? थैंक यू वेरी मच। वन बाय वन जाना है, चाहते समय में क्राउडिंग मत करो। आप 3 गेट से जा सकते बाहर, एक ये गेट से, एक इधर के गेट से, और एक वो लास्ट वाले गेट से। वो लास्ट गेट नहीं, ये इधर का लास्ट। थैंक यू। वन बाय वन प्लीज, वन बाय वन, अदरवाइज और क्राउडिंग हो वहाँ पे गेट के पास। बच्चों को पता है वन बाय वन जाना है।